हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव मिश्रा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये आपका एक और नया सेशन है जिसके अंदर मैं आपके टर्म 2 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेके आया हूं। और कौन से सेट का सोल्यूशन लेके आया हूं? तो ये वाला सेट है। तो जिन जिन बच्चों का ये वाला सेट आया था, इसमें आपको उसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे, जहां पे एजुकेशन है एब्सोल्युटली फ्री। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। अब सेशन का टारगेट आपको क्लियर है, तो ऐसा करते हैं, हम सेशन को फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो पेपर में जो चीज आपको सबसे पहली नजर आई होगी वो रहता है कि कितना टाइम अलाउड है और कितने मार्क्स का पेपर है। तो टाइम अलाउड जो था आपको दिए गए थे 2 घंटे, और कितने मार्क्स का पेपर था? तो 40 मार्क्स का पेपर आप लोगों को आया है। याद रखिएगा, ये किस सेट का सॉल्यूशन है, इस बात को ध्यान रखना। तो उन्हीं बच्चों को ये देखना है जिनका ये सेट था, वरना अगर आपके पास दूसरा सेट था फिर आप बोलोगे कि सर आप तो वो वाला क्वेश्चन करवा ही नहीं रहे हो जो हमारे पेपर में आया था। तो इसीलिए सेट को देखिएगा और उस हिसाब से ही आपके यहां पे सॉल्यूशंस डिस्प्ले में करूंगा। अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो पेपर में जो अगली चीज आती है वो रहती है जनरल इंस्ट्रक्शंस, और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम फटाफट क्या करते हैं, इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ रहे हो सर? अरे पढ़ लो, पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा बकायदा सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है 14 क्वेश्चन को कंटेन करता है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं। अगली चीज, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, यानी पूरा का पूरा पेपर 3 सेक्शनों में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अगला इंस्ट्रक्शन, सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ 6 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है। कौन से 6 क्वेश्चन है? तो पहले से लेकर 6वें क्वेश्चन तक आपके क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन जो है 2 नंबरों का आपको दिया गया है। इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चनों में इंटरनल चॉइस दी गई है, यानी कि और वाले क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन बी कंप्राइजेस ऑफ 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10, और हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आपके पास है। इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दिया गया है। सेक्शन सी कंप्राइजेस ऑफ 4 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहां से है? 11 से लेकर 14 तक, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया गया है। इट ऑल्सो कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जो है सेक्शन सी में वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। लास्ट इंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड, यानी कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते एग्जाम में सॉल्यूशंस निकालने के लिए। तो यहां पे जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है कंप्लीट, और इसके बाद हम आ जाएंगे पेपर पे, और ये रहा आपका सेक्शन ए, जिसमें हम पहला क्वेश्चन उठाएंगे। कितने नंबर का है? तो सीधा सीधा लिखा है कि 1 to 6 कैरी 2 मार्क्स ईच। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है, आपको बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। अब क्योंकि यहां पे मेथड मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया होगा, इसीलिए मैं यहां पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के सिखा देता हूं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर, और फिर है आपके पास 2√2x, लास्ट में है -6 बराबर 0। यहां पे जो मिडिल टर्म है वो है 2√2x, तो हम क्या करेंगे, इसको तो x स्क्वायर रहने देंगे, ये 2√2x को हम लिख देंगे 3√2x -√2x, और -6 को हम -6 रहने देंगे इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिटिंग मैंने क्यों की? तो इसका रीजन सुनिए। आपके जो मिडिल टर्म है वो क्या स्प्लिट होके आए? 3√2x -√2x। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मिडिल टर्म आपके पास है 3√2x, और इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको? -√2x को, तो x और x जो है आपस में ये बना देंगे x स्क्वायर। यहां पे 3 ऑलरेडी है,
और रूट टू जो है वो बना देंगे √2 का होल स्क्वायर, और माइनस जो है वो तो माइनस रहेगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -√2 का होल स्क्वायर होता है 2, और ये है आपके पास x स्क्वायर। इसको और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा -6x स्क्वायर। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट टर्म को देखेंगे और कांस्टेंट टर्म को देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है x स्क्वायर, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे -6 को, तो हमारा आंसर जो है -6x स्क्वायर आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पे भी आंसर सेम है और फर्स्ट और लास्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर सेम है। तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है सही है, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पहले दोनों टर्म्स में से अभी कॉमन मत लो, बाद में हम कॉमन लेना चालू करेंगे। तो यहां पे रहने देते हैं x स्क्वायर प्लस 3√2x, यहां पे हम -√2x भी रहने देते हैं। ये जो -6 है आपके साथ, यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे? तो सुनिए, हम इसको लिख देंगे -3 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 बराबर 0। इसके पीछे का लॉजिक देखिएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगा। अब इसको लिख देंगे हम x स्क्वायर प्लस 3√2x, ये है हमारे पास -√2x, जबकि यहां पे -3 तो आपके पास है, जो 2 है इसको हम लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। इस लॉजिक को यहां पे समझिए, हमने 2 को क्या लिख दिया? √2 का होल स्क्वायर लिख दिया। इससे क्या फायदा हुआ? तो इससे फायदा ये हुआ कि हम चीजों में से अब यहां पे कॉमन ले पाएंगे। तो फटाफट हम कॉमन लेना स्टार्ट कर देते हैं। पहले दोनों टर्म्स में से आप किसको कॉमन ले सकते हैं? तो आप कॉमन ले सकते हैं x को। तो हम यहां पे पहले दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लेंगे। x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया, फिर प्लस का साइन आएगा। जब x चला गया तो यहां पे कितना बचेगा? यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3√2 बचेगा। अब सुनना, इन दोनों टर्म्स में से हम -√2 को कॉमन लेंगे। हम किसको कॉमन लेंगे बच्चों? हम -√2 को कॉमन लेंगे। तो जब दोनों टर्म्स में से आप -√2 को कॉमन लेंगे तो यहां पे सिर्फ बचेगा x, और फिर यहां पे माइनस भी बाहर चला गया। तो जैसा कि आपको लॉजिक में मैंने बताया था कि माइनस जब बाहर जाएगा तो माइनस भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, यहां पे 3 तो बचेगा, लेकिन √2 का होल स्क्वायर है और एक √2 बाहर आ गया है, यानी कि सिर्फ कितने √2 बचेंगे? एक √2 बचेगा, और ये 0 के बराबर ऐसे आ जाएगा। यहां पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है सेम है, तो इन दोनों टर्म को आप कॉमन ले लीजिए। तो हमने यहां से दोनों ही टर्म्स को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा? यहां पे बच गया आपके पास x, तो यहां पे हमने ले लिया x, बीच में आ गया माइनस साइन, यहां पे बच गया √2 बराबर 0। तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास दो मेथड्स हैं या दो चॉइसेस हैं, मेथड नहीं मैं चॉइसेस बोलूंगा। पहला चॉइस ये है कि आप x प्लस 3√2 को 0 के बराबर रख सकते हैं। दूसरा, आप x माइनस √2 को भी 0 के बराबर रख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी -3√2। कितनी आ जाएगी? -3√2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी √2, यानी कि दोनों ही वैल्यूज आपने x की निकाल ली। एक है -3√2 और दूसरा है √2, और यही दोनों आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं। बात खत्म, खेल खत्म, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने कितने नंबर ले लिए? हमने 2 नंबर ले लिए। तो ऐसा करते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं, और इसी सवाल का दूसरा, इसी सेक्शन का दूसरा सवाल आपके पास ये है, which term of the AP is 49/2। आपके पास एक AP है, अगर इस AP को लिखूं मैं तो पहला टर्म आपको दिया गया है -11/2, अगला टर्म आपको दिया गया है -3, इसका अगला टर्म आपको दिया गया है -1/2, और इस तरीके से जो AP है वो चल रही है। तो आपको बताना है कि इस AP में कौन सा टर्म जो होगा वो 49/2 होगा। यहां पे कुछ चीजें हम देख लेते हैं, जैसे AP का फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास -11/2 है। यहां पे आप AP का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को चुनेंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को घटा देंगे, यानी कि -3 में से आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे -11/2 को। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहां पे -3 है, माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा +11/2।
ये -3/1 हो गया। आप एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, तो जब एलसीएम लोगे तो 2 और 1 का एलसीएम बन जाएगा आपके पास 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, तो ये -3 × 2 ये बन जाएगा -6, 1 × 11 ये बन जाएगा प्लस का 11। इसको फर्दर सॉल्व करोगे ये बन जाएगा 11 - 6 5, ये बन जाएगा आपके पास 5/2। तो आपने एपी का क्या निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, और वो आ चुका है आपके पास कितना, 5/2 वो आ चुका है। तो आपके पास एपी का यहां पे फर्स्ट टर्म भी है, आपके पास एपी का कॉमन डिफरेंस भी है, और हम जानते हैं कि एपी का nth टर्म ऑलरेडी हमें गिवन है। कौन है वो हमें गिवन है 49/2, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब हम जानते हैं हमारे पास nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है कि an जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, फिर आ जाता है आपके पास n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस का d, और ये कितना है आपका nth टर्म, तो ये है आपके पास 49/2। चलिए अब यहां पे करते हैं हम a की वैल्यू को प्लेस, तो a है आपके पास -11/2, तो ये हो गया -11/2, n-1, इस चीज को तो हमें फाइंड करना है, n को। कॉमन डिफरेंस हमारे पास है कितना है, वो है हमारे पास 5/2, और ये कितने के बराबर है, तो ये हमारे पास 49/2 के बराबर है। चलिए अब एक और चीज यहां पे देख सकते हो आप, डिनोमिनेटर यहां पे भी 2 है, डिनोमिनेटर यहां पे भी 2 है, तो ऐसा करते हैं एलएचएस में कॉमन डिनोमिनेटर हम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -11 प्लस n-1 मल्टीप्लाइडेड बाय 5, और डिनोमिनेटर कॉमन है तो मैंने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया। आरएचएस को देखेंगे तो वो भी आपके पास 49/2 है। आप जानते हैं कि ये 2 जो है इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो कर दिया उसने कैंसिल। यहां पे क्या बचा, -11, ये क्या है n-1 इंटू 5 बराबर क्या है 49। अब क्या करो, तो देखो बच्चों, ये जो -11 आपके LHS में है इसको आप RHS में भेज दीजिए, तो ये आपके पास n-1 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइडेड बाय 5 है, -11 जब उस तरफ गया तो ये बन जाएगा 49 + 11। 49 + 11 जो है वो होता है आपके पास कितना, वो हो जाता है आपके पास 60, यानी कि आपके पास वैल्यू मिल चुकी है n-1 इंटू 5 की, कितनी मिल चुकी है, वो मिल चुकी है आपके पास 60। ये जो 5 है वो 60 को कैंसिल कर देगा, कितने टाइम्स कैंसिल करेगा, 12 टाइम्स कैंसिल कर देगा, 5 1 5, 5 12 60, यानी कि आपके पास क्या मिला फाइनली, अगर मैं इसको यहां पे लिख दूं तो हमारे पास मिला लेफ्ट हैंड साइड में n-1, जबकि राइट हैंड साइड में कितना है, हमारे पास 12 है। इस -1 को LHS से RHS में भेज दीजिए, तो n की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 12 + 1, यानी कि n की वैल्यू जो आपके पास मिल गई वो मिल गई आपके पास 13। तो कौन सा वाला टर्म जो है 49/2 होगा, तो 13th टर्म जो है वो हो जाएगा आपके पास 49/2। अगर ये आंसर आया है तो आपका सही है, नहीं आया है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमने इसको सही सॉल्व किया, तो हमें कितने नंबर मिल गए, यहां पे भी हमें यहां पे भी 2 नंबर मिल गए। चलिए तो ये सवाल सेकंड का खत्म हो गया सॉल्यूशन, और इसी क्वेश्चन में आपको और वाला क्वेश्चन है, यानी कि बोला गया था ना कि सेक्शन ए में इंटरनल चॉइस है, तो ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर और वाला आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने ये वाला किया होगा और कुछ लोगों ने ये वाला किया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास एपी का पहला टर्म है a, अगला टर्म है आपके पास 7, इसका अगला टर्म है b, और इसका अगला टर्म है 23। ये जो 4 के 4 टर्म्स आपको दिए गए हैं, ये चारों के चारों टर्म्स किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि आपको a और b की जो वैल्यू है निकालनी है। देखिए यहां पे अगर एपी के फर्स्ट टर्म की बात करूं मैं, तो फर्स्ट टर्म a है, दूसरा टर्म 7 है, तीसरा टर्म b है, चौथा टर्म क्या है 23 है। तो देखो यहां पे एक बेसिक सी बात मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टर्म तो a है, कुछ नहीं कर सकते। सेकेंड टर्म आपके पास कितना है, तो सेकेंड टर्म आपके पास 7 है, बड़ी अच्छी बात है। आपके पास थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म आपके पास b है, और जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, वो आपके पास 23 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम ऐसे लिखेंगे कि भैया a2 जो होता है वो क्या होता है, वो a + d होता है। तो a + d एक्चुअली कितना है, वो आपके पास 7 है। यहां पे आपको एक इक्वेशन मिल गई। सिमिलरली जो फोर्थ टर्म होता है वो कितना होता है, वो आपके पास a + 3d होता है। उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू आपको यहां पे 23 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे। कैसे, तो सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, जो भी आपको लगे वो लगाओ। चलिए लगाते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे
करेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इस d को उस तरफ भेज दो तो आपको मिल जाएगी 7 माइनस डी। कितनी मिल जाएगी? 7 माइनस डी। तो यहां पे जो a है उसकी जगह आप 7 माइनस डी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 माइनस डी, यहां पे है प्लस का 3d बराबर कितना? बराबर 23। अब देखो जरा, यहां पे ऑलरेडी आपके पास 7 है, 3d में से माइनस डी सब्सट्रैक्ट करोगे आपको मिल जाएगा 2d, RHS में कितना है? आपके पास है 23। ये जो 7 है इसको LHS से किधर भेज दीजिए? RHS में। तो जब 7 को LHS से RHS में भेजोगे तो 2d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 23 माइनस 7। अब 23 में से 7 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 23 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा? या आपको मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। बढ़िया, तो d की वैल्यू आपके पास यहां पे 16/2, यानी कि d की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 8। बढ़िया सी बात है भैया। तो कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a आप यहां पे निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? तो a था आपके पास 7 माइनस डी, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7 माइनस 8, और 7 माइनस 8 होता है -1, यानी कि a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1। अब बात बचती है b कैसे निकालेंगे, तो सुनिए भैया, आपका जो b है एक्चुअली कौन है? वो आपके पास थर्ड टर्म है, और थर्ड टर्म कैसे मिलता है? तो वो मिलता है a प्लस 2d से। अब देखो a की वैल्यू कितनी है? आपके पास -1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? आपके पास 8 है, तो यहां पे हमने रख दिया। इसको सॉल्व किया तो ये मिल जाएगा -1, 2 8 16, और 16 माइनस 1 जो होता है वो होता है 15। तो आपके पास जो b की वैल्यू है वो कितनी हो गई? वो आपके पास हो चुकी है 15। बात खत्म। हमने a की वैल्यू निकाल ली, हमने b की वैल्यू निकाल ली, दोनों वैल्यूज आ चुकी है, यानी कि हमने और वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया, और कितने नंबर मिले? हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन यानी कि थर्ड क्वेश्चन की बारी आ जाती है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है अ सॉलिड पीस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 11, 7 एंड 7 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म n number of solid sphere of radius 7/2 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड के डायमेंशंस आपको दिए गए हैं। तो यहां पे पहले क्यूबॉइड को हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो क्यूबॉइड के डायमेंशंस कितने दिए गए हैं? आपका जो लेंथ है वो है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर है, मुझे लगा मीटर है तो इसको सेंटीमीटर कर दो। ये 11 सेंटीमीटर है। अगर विड्थ की आप बात करेंगे तो विड्थ आपके पास एक्चुअली गिवन है 7 सेंटीमीटर। अगर आप हाइट की बात करेंगे तो हाइट आपके पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपने इसको मेल्ट किया, क्या किया? मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद इसको रिकास्ट करके कितने सॉलिड स्फीयर्स बनाए? भैया n सॉलिड स्फीयर्स बनाए। कितने सॉलिड स्फीयर बनाए? n सॉलिड स्फीयर्स बनाए, और एक सॉलिड स्फीयर जो है इसका आपको रेडियस गिवन है। कितना रेडियस इसका गिवन है? तो इसका रेडियस जो है आपको गिवन है 7/2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि कितने सॉलिड स्फीयर्स आपने बनाए। तो इस क्वेश्चन में आप जानते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन होल्ड करता है। हम लिखेंगे कि भैया ये जो क्यूबॉइड है, हम क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर हो जाएगा n मल्टीप्लाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। n मल्टीप्लाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। बात खत्म। एक एक करके हम वैल्यूज रखेंगे, हमारा काम बन जाएगा। क्यूबॉइड के वॉल्यूम को कैसे निकालते हो? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो आपके पास पहले फॉर्मूला रख दो फिर सॉल्व करना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जबकि आपके पास वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर होता है n मल्टीप्लाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। तो बस बात खत्म। इसको हमें सॉल्व करनी है। अब इसको सॉल्व अगले पेज पे कर लेते हैं, जल्दी आ जाइए। तो लेंथ ब्रेथ हाइट कितना था? 11 7 7। तो LHS में हमारे पास मिल जाएगा 11 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 7, जबकि RHS की बात करेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे स्मॉल n है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है 4/3, तो 4/3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। 4/3 के पास पाई था, तो पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7, और रेडियस कितना था आपके स्फीयर का? 7/2। तो यहाँ पे हम रख देंगे 7/2 का होल क्यूब। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो LHS को मल्टीप्लाई मत करो, हम बाद में इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 × 7 × 7, यहाँ पे आप रहने दीजिए n मल्टीप्लाइडेड बाय 4/3।
आप 22/7 को भी रहने दीजिए, अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो 7/2 का होल क्यूब है इसको हम लिख देंगे 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 और नीचे 2 का होल क्यूब। पूरी दुनिया जानती है कि 2 का होल क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब ध्यान से यहां पे दिमाग लगाएंगे हम। 7 ने 7 को कैंसिल कर दिया, यहां के एक 7 ने यहां के 7 को कैंसिल कर दिया, एक और 7 ने एक और 7 को कैंसिल कर दिया। अच्छी बात है। और देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, बात खत्म। एक और चीज देख लो, 2 4 जा 8 और यहां पे 4 से 4 भी आपस में कैंसिल। तो LHS में कितना बचा? LHS में 1 बचा। RHS में देखो n है और कहीं पे कोई नंबर बच रहा है क्या? कहीं पे कोई नंबर नहीं बच रहा है, यानी कि ऊपर देखो 4 गया है, 22 गया है, सारे के सारे 7 चले गए हैं, नीचे बस यहां पे 1/3 बच चुका है। तो ये जो 3 आपके डिनोमिनेटर में है वो RHS से LHS में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 = n, यानी कि आपके n की वैल्यू हो चुकी है 3। तो आप लिख सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स जो होंगे, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स जो होंगे कितने हो जाएंगे? 3। तो आप लिख दो नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स इक्वल्स 3। बात खत्म। इतना कर दिया, आपको 2 नंबर जो है मिल गए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समझ ना आया हो तो, पर मुझे लगता है काफी सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन के बाद तीसरा हो गया हमारा, बढ़ जाते हैं हम चौथे सवाल पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहां पे आपके पास इंटरनल चॉइसेस हैं, तो या तो ए या तो बी पार्ट आपको करना था। क्वेश्चन कहता है इन फिगर 1, यानी कि इस फिगर की बात चल रही है, ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ। यहां पे ए बी जो है आपके सर्कल का डायमीटर है, जिसका सेंटर कहां पे है? ओ पे है। BC is a tangent to the circle at B। ये जो BC है आपके सर्कल पे क्या है? टेंजेंट है। किस पॉइंट पे? B वाले पॉइंट पे। If OP bisects the chord AD and angle AOP is equal to 60 डिग्री। ये जो OP आपको कॉर्ड दिख रही है, ये AD कॉर्ड को, सॉरी OP जो आपको रेडियस दिख रही है, ये आपके AD कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। और एंगल AOP जो है वो आपको 60 डिग्री दी गई है। देन फाइंड मेजर ऑफ एंगल C। तो आपको ये जो एंगल C है इसका मेजरमेंट निकालना है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप यहां पे ध्यान से दिमाग लगाएंगे तो सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन में आपको दिखनी चाहिए थी वो दिखनी चाहिए थी ये छोटा सा ट्रायंगल। और उस छोटे से ट्रायंगल को भी देखने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी याद कर लेना चाहिए था कि अगर आप सेंटर से एक कॉर्ड, एक रेडियस बनाएंगे जो कि आपके कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो जो लाइन है, वो जो रेडियस है, वो आपके कॉर्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया था, सर्कल्स चैप्टर में रिवाइज भी करवाया जा चुका है कि whenever you draw a radius which bisects the chord, it means that radius is actually perpendicular to the chord। यानी कि यहां पे हमने क्या देखा? यानी कि हमने यहां पे देखा कि ये छोटा सा एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। तो अब इसको इस डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं हम। कैसे? तो यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल है आपके पास, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए, AOP। इसको मैं अलग से बना देता हूं। यहां पे A है, ऐसे O है और ये आपके पास ऐसा P है। तो आप इसको, अच्छा O सेंटर था, A हो गया, O हो गया, P हो गया। अब देखो यहां पे जो OP वाली लाइन है एक्चुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। हमने परपेंडिकुलर बना दी। ये एंगल कितना है? ये एंगल आपके पास 60 डिग्री है। अब खुद सोच के देखो, ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल भी मामूली नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 60 है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये वाला एंगल जो है 30 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि इस ट्रायंगल में, यानी कि इस फिगर में बात करूं अगर मैं, तो ये वाला जो इतना सा एंगल है ये एक्चुअली कितना निकल चुका है आपके पास? ये आपके पास 30 डिग्री निकल चुका है। इसका क्या फायदा होगा मैं आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट अगर आप देखें तो AB क्या है? आपके पास एक डायमीटर है और दूसरी बात BC क्या है? आपके पास टेंजेंट है। यहां पे सुनिएगा मेरी बात, भैया AB डायमीटर है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा OB है। ये OB कौन है? OB तो रेडियस है, बड़ी अच्छी बात है। और BC कौन है? टेंजेंट है। और आप जानते हैं कि जब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को कट करते हैं तो वहां पे कितना डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री एंगल बनता है। यानी कि ये
एंगल जो होगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये काफी ऑब्वियस था। अब यहां पे हमने ये देखा कि ये वाला जो एंगल है, अच्छा ये ऑलरेडी 30 है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये वाला जो एंगल है ये 90 बन चुका है। और एक और ट्रायंगल मुझे दिखाई पड़ता है, ट्रायंगल कुछ ऐसा है, अगर आप फिगर में एकदम केयरफुली देखेंगे, ट्रायंगल का नाम है ABC। तो यहां पे मैं ABC ट्रायंगल आपको बना के दिखा देता हूं। ये है कौन, देखो बच्चों, ये है आपके पास A, ये है आपके पास B, ये है आपके पास C। तो इस ABC ट्रायंगल में इतना जो एंगल है ये कितना आ चुका है, ये आपके पास 30 डिग्री आ चुका है। यहां से हमने फाइंड किया था, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये जो एंगल है आपके पास कितना आ चुका है, 90 आ चुका है। और वापस से सेम लॉजिक से ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो है आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। खेल खत्म। तो जो एंगल आपसे बोला गया था निकालने के लिए, कौन सा एंगल बोला गया था, मेजर ऑफ एंगल C, यही एंगल आपसे निकालने को बोला गया था। और ये एंगल आपने निकाल दिया कितना, 60 डिग्री, और ये निकाल दिया, आपने को 2 मार्क्स मिल गए। तो अगर आपने दिमाग लगाया होगा थोड़ा सा केयरफुली, तो आप इस क्वेश्चन को पेपर में देखते देखते ही सॉल्व कर दिए होंगे, वरना कोई टेंशन की बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। चलिए, तो ये क्वेश्चन होता है खत्म, और इसका इंटरनल चॉइस भी आपको यहां पे गिवन था। बेशक सी बात है, अगर पहला सर्कल पे है तो उसका इंटरनल चॉइस भी सर्कल पे ही रहता है, चैप्टर नहीं बदलता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। In figure 2, XAY is a tangent to circle centered at O, यानी कि इस फिगर में XAY जो है आपके सर्कल में क्या है, टेंजेंट है, और इसका सेंटर जो है O पे है। If angle ABO is equal to 40 डिग्री, ये जो ABO है आपको दिया गया है 40 डिग्री, then find measure of BAY, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, और साथ में आपको ये AOB वाला एंगल भी निकालना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बेसिक सी बात जो मुझे यहां पे दिखाई पड़ती है, टेंजेंट वगैरह की बात तो मैं बाद में करूंगा। सबसे पहला एक ट्रायंगल मुझे दिखाई पड़ता है, ट्रायंगल का नाम है AOB, मैं इसको अलग से भी बना दूंगा। ये आपके पास A है, ये आपके पास O है, ऐसे आपके पास B है। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है AOB। यहां पे ये जो एंगल है कितना है भैया, ये एंगल आपके पास है 40 डिग्री। अब मेरी बात सुनिए, आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट O है। पॉइंट O से अगर ध्यान दोगे, ये भी रेडियस है, और ये भी कौन है, रेडियस है। इधर भी डायग्राम में देख सकते हो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। यानी कि ये जो AOB ट्रायंगल है एक्चुअली कौन है, तो ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होती है भैया कि अगर ये साइड और ये साइड सेम है तो ये तो 40 हो गया, ये एंगल भी कितना होगा, 40 के बराबर होना ही पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है। यानी कि ये एंगल आपके पास कितना मिल गया, ये एंगल आपके पास 40 डिग्री मिल गया। अब सुनिए, अगर इसी ट्रायंगल में हम बात करें तो इसी ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिसको कहते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार अगर आप इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो पहला एंगल आपके पास 40 डिग्री है, अगला एंगल आपके पास 40 डिग्री है, और इसका अगला एंगल एंगल AOB है जो आपको एक्चुअली निकालना है, और इसका सम कितना हो जाएगा, तो इसका सम 180 डिग्री हो जाएगा। अगला स्टेप 40 प्लस 40 आपके पास हो जाता है 80, तो 80 डिग्री प्लस एंगल AOB जो है आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। ये जो 80 डिग्री LHS में है इसको आप RHS में भेज सकते हैं, तो एंगल AOB की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और 180 में से जब 80 घटाओगे तो एंगल AOB आपको मिल जाएगा 100 डिग्री। तो जो पहली चीज थी कि आपको AOB निकालनी है वो आपने निकाल लिया। कितना निकाला है भैया, वो आपने निकाला है 100 डिग्री। तो पहला मेजरमेंट तो हमने कर लिया। अब AOB निकलने के बाद हमें एक और एंगल निकालना है, उसका नाम है BAY। अब ये BAY कैसे निकालेंगे, सुनिए, आप देख सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, ये आपके पास एक टेंजेंट है, और ये जो OA है ये कौन है, ये आपके पास एक्चुअली रेडियस है। और सभी जानते हैं कि टेंजेंट पे रेडियस जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। बड़ी अच्छी बात है। अब सुनना, टेंजेंट पे रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और अभी इस डायग्राम में देखोगे तो इतना एंगल जो है हमने कितना निकाला था, वो 40 डिग्री निकाल लिया था। तो अगर इतना एंगल आपको निकालना पड़ेगा जो कि एक्चुअली कौन है, BAY है, तो वो कैसे निकालोगे, तो BAY के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली 90 में से आपको 40 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो 90 में से 40 सब्सट्रैक्ट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 50 डिग्री, यानी कि BAY 50 हो गया, और आपका AOB जो है वो 100 हो। तो आ जाते हैं अब अगले सवाल पे। तो अगला सवाल कौन सा होगा भैया, 5वां नंबर का सवाल होगा। सवाल कहता है
इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मोड कितना गिवन है, 55 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मोड यहां पे गिवन है 55, तो आपको चुननी पड़ेगी मॉडल क्लास, यानी कि वो क्लास जो 55 को कंटेन करे। तो ऐसी कौन सी क्लास है भैया, ये वाली क्लास है जो कि 55 को कंटेन करती है, यानी कि मॉडल क्लास हमें मिल गई। तो यहां पे लिख लेते हैं हम कि हमारा जो मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास कितना है हमारे पास, तो मॉडल क्लास हमारे पास है 45 से लेकर 60 तक। अब देखो मॉडल क्लास मिल गया तो लोअर लिमिट तो ले ही सकते हैं ना, तो लोअर लिमिट क्या है इसकी, स्मॉल l जो है वो है हमारे पास 45, और यहां पे क्लास का साइज बात करूं मैं तो वो स्मॉल h होता है, और उसको कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि आप 60 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे 45 को, आपका आंसर आ जाएगा 15, यानी कि जो क्लास का साइज है वो आपके पास है 15। अब सुनिए, ये सारी चीजें तो सही है, पर मोड निकालने के लिए आपको कुछ चीजें देखनी पड़ती है। जैसे एक चीज होती है F0, एक होता है F1 और एक होता है आपके पास F2। क्या होता है, एक होता है F2। यहां पे F0 का मतलब होता है मॉडल क्लास से पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि F0 जो है यहां पे कितनी हो जाएगी, वो x हो जाएगी। तो हम लिख देंगे हमारा F0 x है। F1 का मतलब होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि F1 जो है हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास 15 हो गया। और फाइनली जो F2 है ये कितना हो गया, ये आपके पास 10 हो गया, यानी कि F2 को आप कितना रख देंगे, यहां पे आप 10 रख देंगे। बस अब हम मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक और बात, आपको ऑलरेडी मोड गिवन है, कितना गिवन है मोड, आपको मोड गिवन है 55। तो चलिए मोड का फॉर्मूला हम यहां पे लगाते हैं कि हमारा जो मोड होता है क्या होता है, वो होता है स्मॉल l, और यहां पे ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है F1 माइनस F0, और नीचे होता है 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F का 2, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लास के साइज को। तो मोड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 55। तो इसको हम इक्वल टू किसके रख देंगे, इसको हम इक्वल टू रख देंगे 55 के। बेसिक सी चीज है। स्मॉल l आपके पास 45 है, तो यहां पे हम रख देंगे 45, कोई इशू नहीं है। और F1 कितना है, 15 है, तो यहां पे 15 रख दिया। F0 कितना है, x है, तो हमने माइनस x रख दिया। डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स ऑफ F1 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 15, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 15 माइनस F0 आपके पास x है, तो माइनस x माइनस F2 यानी कि आपके पास हो गया माइनस का 10 इनटू विड्थ कितना है आपके पास, विड्थ है आपके पास 15, तो यहां पे 15 हो गया, बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया आपके पास 55। अब इस पूरी चीज को हम अगले पेज पे लाते हैं, यहां पे सॉल्व करने की जगह नहीं है। चलिए तो अगले पेज पे आ जाते हैं। क्या क्या चीजें हमारे पास, तो 45 प्लस 15 माइनस x, वैसे ही लिख देंगे एग्जैक्टली। तो हमारे पास है 45, फिर है प्लस, अंदर क्या है हमारे पास, अंदर है 15 माइनस एक्स, हमने रख दिया यहां पे 15 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। ऐसा करो, एक और काम कर लो, सुनो, ये जो 45 LHS में है ना, इसको RHS में भेज दो, तो बेसिकली 55 माइनस 45 हो जाएगा। तो इसको यहां पे स्टेप को फॉलो कर ही लो कि आपका जो RHS है एक्चुअली वो कितना बनेगा, 55 मोड है, उसमें से आपने 45 को कर दिया है सब्सट्रैक्ट। अब इधर बढ़ते हैं आगे, तो 2 इंटू 15 जो है वो आपके पास हो जाएगा यहां पे 30, फिर क्या है, फिर है माइनस का x माइनस का 10, तो हम यहां पे लिख देते हैं माइनस का x माइनस का 10, विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 15 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो न्यूमरेटर तो अभी भी आपके पास 15 माइनस x रहेगा, यहां पे 30 माइनस 10 कितना मिल जाएगा, या आपके पास 20 माइनस x मिल जाएगा। यहां पे कितना है, यहां पे आपके पास 15 है, 55 में से 45 सब्सट्रैक्ट करोगे आपको 10 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। न्यूमरेटर आपके पास 15 माइनस x है, डिनोमिनेटर आपके पास 20 माइनस x है। ये 15 LHS से RHS में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10 अपॉन 15 बचेगा।
5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा आपके पास 15 होता है। आगे बढ़ाते हैं हम, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स, और इस तरफ है आपके पास 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 15 माइनस एक्स से, और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20 माइनस एक्स से। चलिए अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो 3 जब 15 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 इंटू 15 डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, इतना क्यों परेशान होंगे, ये बन जाएगा 45। ये 3 जब x से मल्टीप्लाई हो गया 3x, बीच में साइन है माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा माइनस 2x। इसके आगे बढ़ाते हैं, तो LHS में क्या क्या चीजें हैं उनको लिखते हैं। LHS में है हमारे पास 45, यहां पे है माइनस 3x। RHS की बात करेंगे आप तो है 40 माइनस 2x। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस 3x को LHS से RHS में भेजेंगे और 40 को RHS से LHS में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 40, ये माइनस 3x उस तरफ जाएगा तो प्लस का 3x माइनस का 2x। इसको और आगे बढ़ाओगे तो 45 माइनस 45 होता है, 3x माइनस x x होता है, तो x की वैल्यू जो है आपके पास यहां पे आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। आपको इस क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि x निकालना था, और आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी x जो है 5 निकाल दिया है, यानी कि आपके 2 नंबर पक्के हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके पास 5th नंबर होता है खत्म, और फाइनली सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 6th नंबर पे हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2n। तो बेसिकली आपके पास एक AP है, उसके सम ऑफ 20 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, और उस AP का nth टर्म आपके पास गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो AP का nth टर्म आपके पास एक्चुअली कितना है, 5 माइनस 2n। तो यहां पे हम AP का फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए आप यहां पे लिखेंगे कि हम पुट करेंगे n बराबर 1। तो जब आप n बराबर 1 पुट करेंगे तो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, देखो इस फर्स्ट टर्म को A1 भी लिखते हैं और हम उसको A भी लिख देते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो n की जगह हमने यहां पे 1 पुट कर दिया, तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 1। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 2 यानी कि a जो है आपके पास आ चुका है 3। तो फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया कितना, 3। बढ़िया है। अगला टर्म यानी कि सेकंड टर्म हम निकाल लेते हैं। तो सेकंड टर्म यानी कि आप n की जगह कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। चलो तो हमारा सेकंड टर्म कितना आ जाएगा, हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे बन जाएगा 1। यानी कि आपका जो सेकंड टर्म है कितना बन गया, 1। तो आपने AP का फर्स्ट टर्म निकाल लिया है कितना, 3, और आपने AP का सेकंड टर्म कितना निकाल लिया है, 1। चलो अब इधर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास AP का फर्स्ट टर्म जो है वो है 3 है, और हमारे पास AP का जो सेकंड टर्म है वो है 1। यानी कि हम यहाँ पे AP का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड टर्म 1 है, उसमें से 3 को सब्सट्रैक्ट करोगे आपको मिल जाएगा माइनस 2। तो आपने यहां पे AP का कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, वो कितना है, माइनस 2। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, तो आपको सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाओगे। सम ऑफ n टर्म्स वाला फॉर्मूला होता है n बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस और ब्रैकेट क्लोज्ड, बात खत्म। अब यहां पे देखिए आपको 20 टर्म्स निकालने हैं, यानी कि n की जगह आप कितना पुट करेंगे, 20 पुट कर देंगे, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी आपके पास है, यानी कि S20 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट के अंदर आप बात करोगे 2 मल्टीप्लाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है, तो 2 इंटू 3 हो गया। यहां पे n की जगह अगेन 20 पुट कर दिया, तो 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, माइनस 2 है, तो यहां पे हमने कॉमन डिफरेंस को माइनस 2 पुट कर दिया। इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे अगले पेज पे, चलो अभी यहां पे लिखते हैं 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा 10। ब्रैकेट के अंदर की बात करोगे तो 2 3 आपको 6 मिल जाएगा, 20 माइनस
-1 आपको मिल जाएगा 19, तो यहां पे लिख देते हैं हम 19, और -2 ऑलरेडी यहां पे मल्टीप्लाई में है। तो इन सारी चीजों को हम ले आते हैं अगले पेज पे। तो हमारे पास S20 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? हमारे पास S20 की वैल्यू आ चुकी है, बाहर है ऑलरेडी आपके पास 10, अंदर की बात आप करोगे तो 6 है, 19 इंटू -2 है। तो ये आप पहले तो 6 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करके आपने 6 लिख दिया। इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस माइनस आपस में क्या बना लेंगे? प्लस माइनस आपस में माइनस बना लेंगे, और 19 टूजा जब आप करोगे आपको कितना मिल जाएगा? आपको 38 मिल जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये है आपके पास 10, 6 में से 38 घटाओगे आपको -32 मिल जाएगा। -32 को जब 10 में मल्टीप्लाई करोगे आपको -320 मिल जाएगा, यानी कि सम ऑफ 20 टर्म्स जो है वो कितना है? वो आपके पास -320 है। अगर आपने इतना कर लिया यानी कि आपका आंसर सही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि यहाँ पे जो सेक्शन ए का सोल्यूशन है आप सभी को क्लियर है, कहीं पे भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब सेक्शन ए के पूरे हो जाने के बाद हम कहां आ जाएंगे? हम आ जाएंगे सेक्शन नंबर बी पे। तो सेक्शन नंबर बी में जैसा कि आप जानते हैं 7 to 10 यानी कि 7th 8th 9th 10th ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है, और क्वेश्चन पेपर का कोड और सेट ऑलरेडी मेंशन्ड है। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द इनर सर्कल। बस बात खत्म। तो यानी कि हमें 2 सर्कल्स बनाने हैं, एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, एक बड़ा सर्कल जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और बाहर वाले सर्कल से यानी कि बड़े वाले सर्कल से, आउटर वाले सर्कल से इनर वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट हमें बनाने हैं। तो सुनिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट सेंटर ले लेंगे। ओ कॉन्सेंट्रिक मतलब आप जानते हैं दोनों सर्कल का सेंटर क्या होगा? सेम होगा। एक छोटा सर्कल हम बना लेंगे, और छोटा सर्कल का जो रेडियस है कितना होगा आपके पास? 2 सेंटीमीटर होगा, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे? एक बड़ा सर्कल बना लेंगे, और बड़ा सर्कल का जो रेडियस होगा आप जानते हैं कितना होगा? यहां पे आपके पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये छोटे सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कंस्ट्रक्शन तो आपने कर ही लिया होगा, इसमें एज सच कोई इशू नहीं होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो रेडियस वाली लाइन है ये मिटा देता हूं अभी के लिए, अगर आप क्लियर हैं तो। अब सुनिए, आपको बाहर वाले सर्कल से अंदर वाले सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाने हैं। तो ऐसा करने के लिए आप बाहर वाले सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट ले लो। वापस से सुनो, मैंने क्या बोला? आप बाहर वाले सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट कहीं पे भी ले लो, और फिर उसके बाद मानो कि ये सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे ही आपने बाहर वाले सर्कल पे एक पॉइंट पी ले लिया, उसके बाद मान लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम एग्जाम में भी मिटाने लग जाना, मैं बस ये बोल रहा हूं कि आप मान लो कि बाहर वाला सर्कल जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बस इतना बोल रहा हूं, अज्यूम कर लो। यहां पे मैं हटा सकता था तो मैंने हटा दिया। उसका अगला स्टेप ये है कि आपको O और P को करना है ज्वाइन। तो आपने सेंटर और उस पॉइंट P को कर दिया ज्वाइन, बड़ी अच्छी बात है। और उसके बाद आपको O और P का बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि मैंने बिल्कुल सही नहीं बनाया। आपको O और P का क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट कर रहा है OP को, वो पॉइंट है आपके पास A। वो पॉइंट क्या है? आपके पास A। तो आपने ये जो लाइन बनाई है, अगर इस लाइन को मैं नाम XY दे दूंगा, तो ये लाइन एक्चुअली क्या है? परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जो OA होगा वो किसके बराबर होगा? वो आपके AP के बराबर होगा। तो ये चीज हमने यहां पे कर ली। अब सुनिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद आपको A को लेना है सेंटर। किसको सेंटर लेना है? आपको A को ले लेना है सेंटर, और इसको सेंटर लेते हुए और रेडियस भी लेना है। रेडियस किसको लेना है? तो रेडियस आप OA को भी ले सकते हो, या चाहो तो आप AP को भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आपको यहां पे लेना है सेंटर, और इन दोनों, या तो ये डिस्टेंस को रेडियस ले लीजिए या तो इस डिस्टेंस को रेडियस ले लीजिए। आपको एक और सर्कल बनाना है, जो सर्कल कुछ ऐसा आपके सामने बनेगा, और इस पॉइंट P से फाइनली आपको 2 टेंजेंट बनाने हैं। कैसे? तो मान लो ये वाला जो पॉइंट है, नामांकन कर देते हैं,
इस पॉइंट को आप बोल दो Q और इस पॉइंट को आप बोल दो R। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिक सा काम करेंगे टैंजेंट बनाने के लिए। हम P और Q को ऐसे ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास PQ जो है एक टैंजेंट बन चुका है। और सिमिलरली हम P और R को ज्वाइन कर देंगे और दूसरा टैंजेंट जो है हमारे पास PR बन चुका है। तो जो हमें काम करना था कि एक्सटर्नल पॉइंट से, और एक्सटर्नल पॉइंट भी कौन सा, जो बाहर वाले सर्कल पे लाई करता है, हमने टैंजेंट बना दिए। याद रखना इस केस में मैंने कुछ चीजें गायब कर दी है। कौन सी चीज गायब कर दी है, जो बाहर वाला सर्कल है ना, मैंने उसको यहां पे नहीं बनाया। तो अगर मैं बाहर वाला सर्कल दिखाऊं, सुनो इन चीजों को हटा रहा हूं मैं, तो आप इन चीजों को ध्यान रखना। अगर मैं बाहर वाला सर्कल आपको दिखाऊं तो बाहर वाला सर्कल कुछ आपके पास ऐसा था। तो यहां से मैंने इस बाहर वाले सर्कल को हटा दिया था कि मैंने आपको बोला था इमेजिन करो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है और अपना काम कर लो। तो आपको ऐसा नहीं करना था एग्जाम में कि उसको मिटा देना था। अगर कर दिया तो अब हटाओ, कोई टेंशन की बात नहीं। पर फिलहाल जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होता वो ये होता। तो यहां पे आपका कंस्ट्रक्शन होता है पूरा। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और इसी के साथ आपको इस क्वेश्चन में 3 नंबर मिल जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है खत्म और बारी आ जाती है अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 8। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इन फिगर 3 AB इज अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। यहां पे आप एक AB टावर देख सकते हैं जिसकी हाइट 50 मीटर है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप ऑब्जर्व्स 2 कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द टावर विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। एक मैन इस टावर के टॉप पे बैठा है और वो यहां पॉइंट सी पे एक कार को ऑब्जर्व करता है। कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन से, 30 डिग्री से। और इस तरफ दूसरी तरफ यानी कि टावर के इस साइड तो उसने इधर ऑब्जर्व कर लिया, इसके ऑपोजिट साइड वो दूसरे कार को ऑब्जर्व करता है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो आपको दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। बेसिकली आपको जो ये BC है, सॉरी CD है, वो निकाल के दिखाना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि कहता था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है। तो अगर ये ऊपर वाला 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री है। कैसे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता है। सिमिलरली यहां पे ये 45 है तो हम जानते हैं कि यहां पे ये कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब यहां पे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म होते मुझे दिखाई पड़ते हैं। पहला ट्रायंगल है ABC। चलिए इसकी बात हम यहां पे कर लेते हैं। पहला कौन सा ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल है आपके पास ट्रायंगल ABC। अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं, इसको मैं अलग से भी बना सकता हूं, मैं अलग से बना देता हूं। ये है आपके पास A, ये है आपके पास B, ये है आपके पास C और ऐसा आपने जोड़ दिया। यहां पे जो एंगल बना ये बना है 30 डिग्री। यहां पे AB जो है वो कितना है आपके पास 50 मीटर है और BC आपको नोन नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम tan 30 डिग्री लगाएंगे क्योंकि हमारा जो 50 मीटर है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है और ये जो BC है ये बेसिकली आपका बेस है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास tan 30 डिग्री होता है और tan 30 डिग्री एक्चुअली कितना होता है, 1/√3 होता है। और tan 30 डिग्री कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो हम लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 1/√3। और परपेंडिकुलर यहां पे देख सकते हो वो 50 मीटर है तो हमने परपेंडिकुलर की जगह 50 रख दिया। बेस जो है वो आपके पास BC है यानी कि हमने बेस की जगह BC रख दिया। ये हो गया हमारे पास 1/√3। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो आप जानते हैं कि ये √3 इस तरफ आ जाएगा, BC उस तरफ चला जाएगा। तो BC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपके पास 50√3। कितनी हो जाएगी आपके पास, 50√3। और यूनिट आप जानते हैं ये भी मीटर में है तो ये BC भी मीटर में होगा। यानी BC जो वैल्यू है आपके पास ये कितना हो गया, ये आपके पास 50√3 मीटर यहां पे आ जाता है। तो BC आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया आपने, 50√3 मीटर निकाल लिया। अब यहां पे एक दूसरा ट्रायंगल दिखाई पड़ता है जो कि है आपके पास ABD। चलिए इस दूसरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, यहां पे उसको बना देते हैं। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है ABD। यहां पे लिख देते हैं हम ट्रायंगल ABD की बात चल रही है। ये रहा हमारे पास ट्रायंगल ABD। ये है आपके पास A, ये है आपके पास B और ये है आपके पास D। अगर इस ABD ट्रायंगल की बात करें हम तो ये आपके पास 45 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि यहां पे AB वापस से कितना है, 50 मीटर आपके पास गिवन है। ये किसकी तरह काम करेगा, परपेंडिकुलर की तरह।
अरे ये बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, बी नहीं, कितना होगा आप जानते हैं कितना होगा, डी होगा, तो इसको डी ही अज्यूम करो। देख लो जरा, चलो इरेजर से मिटा देता हूं। ये कितना होगा आपके पास, ये होगा आपके पास डी, यहाँ पे हमने लिख दिया डी। चलिए अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। आप जानते हो tan 45 हमें लगाने का मौका मिलेगा, तो हम यहाँ पे tan 45 को जब लगाएंगे तो वो होगा क्या, वो होगा 1, वैल्यू तो 1 होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप लिख सकते हैं वो 1 के बराबर होगा। परपेंडिकुलर आपके पास 50 मीटर है, बेस आपके पास BD है, इसको सॉल्व करोगे आप तो BD की जो वैल्यू है आपके पास मिल जाएगी 50 मीटर। कितनी मिल जाएगी, 50 मीटर। तो अब आपको निकालनी है क्या, अब आपको निकालनी है C और D के बीच में डिस्टेंस, यानी कि इन कार C और कार D के बीच में डिस्टेंस। तो कार के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो बेसिकली कौन है, वो बेसिकली आपके पास CD है। और ये CD कैसे आएगा, तो तब आएगा जब आप BC में ऐड कर देंगे BD को। तो बस अब BC कितना है जल्दी बता दीजिए, तो BC है आपके पास 50√3 और BD कितना है आपके पास है 50। तो बात खत्म। अब इन दोनों में से क्या ले लो, 50 को कॉमन ले लो, 50 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर √3 + 1 बच गया। और अगर आप इस क्वेश्चन को यहां पे छोड़ेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी √3 की वैल्यू गिवन नहीं है। कहीं गिवन तो नहीं है अगले वाले क्वेश्चन में, नहीं, अगले में भी कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो आपका जो BD हो, सॉरी CD जो हो गया, कार के बीच में जो डिस्टेंस है वो 50 टाइम्स ऑफ √3 + 1, हाँ आपको यूनिट मीटर लगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास टाइम रहता है तो यहां पे आपने क्या किया होगा, √3 की जगह 1.731 पुट कर दो, और इसको फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप यहां पे भी रुक गए हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 होता है खत्म, और 8 के बाद बारी आ जाती है किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं पार्ट ए लिखा है, यानी कि नीचे पार्ट बी होगा, यानी कि इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ f। आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन आपको ऑलरेडी गिवन है कि 25 है। आपको इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे भैया, मीन के लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है, तो हम टेबल बना लेंगे। तो टेबल आपके पास कैसे है, उसको हम ऑल्दो हॉरिजॉन्टल टेबल गिवन है पर हमें वर्टिकल टेबल बनाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। तो ये आपके पास हो चुकी है क्लास। क्लास के बाद अगली चीज आ जाती है क्या, आप जानते होंगे, क्लास के बाद अगली चीज आ जाती है क्लास मार्क, और क्लास मार्क के बाद अगली चीज आ जाती है फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे उन्होंने मेथड मेंशन नहीं किया कि अज्यूम्ड लगाइए कि या डायरेक्ट मेथड लगाइए, तो मेरा सजेशन है नंबर्स छोटे छोटे हैं, डायरेक्ट मेथड लगा के काम खत्म करो। यहां पे लास्ट में आ जाती है फ्रीक्वेंसी, और जैसा कि आप जानते हैं क्लास मार्क को हम xi से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम fi से दिखाते हैं। तो जो लास्ट वाली कॉलम होगी वो होगी आपके पास fi मल्टीप्लाइडेड बाय xi, और यहां पे आपका टेबल हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपके टेबल का पहला रो बन गया, और इसके अंदर एक एक करके हम क्लासेस को लिखेंगे। पहला क्लास है 0 से लेकर 10, और ये आपने यहाँ पे रो बना लिया 0 से 10 के लिए। अगला क्लास है आपके लिए 10 से लेकर 20, यहाँ पे भी आपने रो बना लिया। अगला क्लास है आपके पास 20 से लेकर 30, यहाँ पे भी आपने रो बना लिया। फिर है आपके पास 30 से लेकर 40, यहाँ पे भी आपने ऐसे रो को बना लिया। और लास्ट क्लास में आप पहुंच जाते हैं 40 से लेकर 50, और यहाँ पे भी आप अपने रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इसको थोड़ा हम आगे आगे एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि बाद में इसका हमें फायदा मिलता है। एक एक करके क्लास मार्क को लिखना चालू करते हैं। तो 0 + 10 होता है 10, और 10 / 2 होता है 5। तो फटाफट लिख दें, आपको मैंने सिखाया था ना, जो भी विड्थ है उसको ऐड करते चलो। तो विड्थ क्या है या साइज क्या है क्लास का, 10 है, तो 5 में 10 ऐड करोगे आपको यहाँ पे 15 मिल जाएगा। 15 में 10 ऐड करोगे आपको 25 मिलेगा, इसमें 10 ऐड करोगे आपको 35 मिलेगा, इसमें 10 ऐड करोगे आपको यहाँ पे 45 मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, यहां पे हम लिख देंगे। ये है आपके पास 5, अगला है आपके पास 18, उसका अगला है आपके पास यहां पे 15, और उसका अगला है मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, और लास्ट है आपके पास 6। अब हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को, तो 5 5 आपके पास हो जाएगा यहां पे 25, 15 × 18, तो अब ये 15 × 18 करना पड़ेगा। 18 × 15 यहां पे देख लेते हैं, 5 8 40 का 0, 4 चला गया ऊपर, 5 1 5 + 4 आपको मिल
गया 9 और यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 18, ऐड कर दो, ये 0 हो गया, 9 प्लस 8 17 का 7 1 हो गया, या आपके पास 2 मिल गया। तो यहां पे मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिला, 270 मिल गया। चलिए अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 25 इंटू 15, अब ये मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ेगा। 25 टेंजा कितना होता है, 25 टेंजा 250 होता है और 25 फाइवजा 125 होता है। तो 250 में बेसिकली आपको 125 ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा 375। अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसको मैं क्या ही समझाऊं आपके सामने। तो चलिए अब लास्ट में देखो 35 इंटू एफ, ये तो यहां पे लिख ही दो, 35 इंटू एफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 35f। बहुत बढ़िया। लास्ट में आपके पास है 45 इंटू 6, तो 45 को मल्टीप्लाई करना है बेसिकली 6 से, तो 6 5 30 का 0, यहाँ पे 3 चला गया, 6 4 24 प्लस 3 27, तो ये आपको कितना मिल गया, अगेन ये आपको मिल गया 270। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना पड़ता है भैया, हमें मीन गिवन है और हम किस मेथड से गए हैं, डायरेक्ट मेथड से गए हैं। तो डायरेक्ट मेथड में जो आपका मीन आता है उसका फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा, क्या होता है, समेशन करते हैं आप फ्रीक्वेंसी का और xi के मल्टीप्लीकेशन का, और उसको डिवाइड कर देते हैं आप समेशन ऑफ fi से। यानी कि समेशन ऑफ fi xi की बात करूं तो ये पूरा कॉलम ऐड होगा, बस इस पूरे कॉलम में ये जो 35f है इसको आप प्लस करके लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बाकी नंबरों जैसा नहीं है। चलिए ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 0 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 0 0, तो यहां पे आपको 10 का 0 मिल गया, 1 जो है आपके पास ऊपर चला गया। अभी 35f को टेंशन मत लो, आप तो बाकी जितने भी नंबर से उनको ऐड करो, 35f को कंसीडर ही मत करो। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 17 प्लस 7 24 हो जाना चाहिए, तो ये 4 आ चुका है, यहाँ पे 2 चला गया आपका कैरी ओवर। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 आपको मिल जाएगा 9, तो यहाँ पे आपको मिल चुका है 940। और लास्ट में आप क्या लिख देंगे, प्लस 35f, क्या लिख देंगे, प्लस 35f। एक बार और ऐड करके देख लो कि सही है या गलत है, मल्टीप्लीकेशन को भी चेक कर लो, 5 5 जा 25 सही है, 18 इंटू 5 270 सही है, 25 इंटू 15 25 10 जा 250 प्लस 125 375 सही है, 35f, 40 इन 5 इंटू 6 46 जा 240 ये भी सही है। एडिशन सही है कि नहीं, 5 प्लस 5 10 0, 1 गोज ओवर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 7 24 4, 2 गोज ओवर, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, एवरीथिंग इज परफेक्ट। यानी कि हमारे पास समेशन ऑफ fi xi आ चुका है, बस अब समेशन ऑफ fi निकालने की बारी है। ये f का टेंशन मत लो, नंबर्स को ऐड कर दो, 18 प्लस 5 आपके पास होता है 23, 23 में जब आप 15 को ऐड करोगे आई थिंक यू विल गेट 38, एंड 38 में जब आप 6 ऐड करोगे आई थिंक यू विल गेट 44, तो दिस विल बी 44 प्लस f। एक बार और चेक कर लो, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 10 33, 33 प्लस 5 38 प्लस 6 44, इट्स परफेक्टली राइट। तो यहाँ पे ये जो चीज आपके पास है ये है समेशन ऑफ कौन, फ्रीक्वेंसी, और ये जो लास्ट में चीज आपने निकाली है ना ये वाली, ये है आपके पास समेशन ऑफ fi इंटू xi। तो बस इस फॉर्मूले में पुट करने की देर है, चलिए पुट कर देते हैं। तो समेशन ऑफ fi xi क्या हो गया, वो हो गया आपके पास 940 प्लस 35f, और नीचे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, वो हो गया 44 प्लस f। इसका मीन कितना है, मीन आपके पास 25 है, तो आपने इसको 25 के बराबर रख दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको यहां से अगले पेज पे हम आ जाते हैं। हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 940 प्लस क्या है 35f है, और नीचे क्या है, नीचे है आपके पास 44 प्लस f, तो नीचे हमने लिख दिया 44 प्लस f, ये कितने के बराबर है भैया, 25 के बराबर है। तो ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज है आप इसको LHS से RHS की तरफ भेज दीजिए। न्यूमरेटर में तो आपके पास क्या है 940 प्लस 35f है, डिनोमिनेटर को जब आपने उस तरफ भेज दिया तो 25 मल्टीप्लाइडेड बाय 44 प्लस f आपको मिल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पे तो आपके पास 940 प्लस 35f रहेगा। RHS में हम क्या करेंगे, पहले 25 को 44 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 है, आपने इसको 44 में मल्टीप्लाई किया तो 25 4 आपको 100 मिल जाएगा, एक क्रॉस लगाइए, वापस से आपको 100 मिल जाएगा, ऐड करोगे 1100 आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1100, जबकि यहाँ पे आपने लिख दिया
25f। अब हम क्या करेंगे, तो 25f को RHS से LHS में लेके आएंगे, 940 को LHS से RHS में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 35f माइनस 25f, जबकि ये हो जाएगा आपके पास 1100 माइनस 940। 35f माइनस 25f, यू नो दैट विल बी 10f, जबकि इस तरफ जब आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आई थिंक ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160। डेफिनेटली कितना आ जाएगा 160। सब्सट्रैक्ट करके भी देख लो, आपको 160 मिलेगा, यानी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 160/10 मिल गई। 160 को 10 से डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास 16 हो जाएगी। तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपसे बात की गई थी वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपने कितनी निकाल ली, 16 निकाल ली। आपने सिंपल डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया और कोई परेशानी आपको नहीं हुई। चलिए, तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म, और इस क्वेश्चन के बाद आप जानते हैं किधर आ जाएगी बारी, तो 9 का इंटरनल चॉइस का पार्ट हमने ए किया है, तो हमें 9th क्वेश्चन के इंटरनल चॉइस का पार्ट बी भी करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको मीन निकालना है इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन किस मेथड से, तो भैया अज्यूम्ड मीन मेथड आपको लगाना है। अब अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए भी आपको टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, तो यहां पे हम टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कॉलम में जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास रहता है क्लास, तो हमने यहां पे क्लास लिख दिया। दूसरे कॉलम में जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास रहता है क्लास मार्क, तो हमने यहां पे क्लास मार्क रख दिया, और क्लास मार्क को हम दिखाते हैं xi से। जो तीसरा कॉलम हमें मिलता है वो मिलता है किसका, वो मिलता है, क्योंकि अज्यूम्ड मीन मेथड है इसीलिए तीसरा कॉलम होता है हमारे डिविएशन का, और डिविएशन को हम दिखाते हैं di से। बड़ी अच्छी बात है। और di एक्चुअली होता क्या है वो भी सुन लो, तो di एक्चुअली होता है कि भैया आप अपने xi में से अज्यूम्ड मीन को घटाते हैं। तो किससे किसको घटाते हैं, तो xi में से आप अपने अज्यूम्ड मीन को करते हैं सब्सट्रैक्ट। चलिए, अच्छी बात है। लास्ट कॉलम, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट कॉलम आपका होता है फ्रीक्वेंसी का, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपके पास होता है fi, एंड द लास्ट कॉलम इज एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिविएशन। यहां पे अज्यूम्ड मीन मेथड वाला टेबल का पहला रो, कॉलम, हाँ नहीं रो बोलेंगे ना इसको, रो जो है वो कंप्लीट होता है। अब एक एक करके हम क्लासेस को पुट करेंगे। पहला क्लास हमारे पास 0 से लेकर 5 है, इसका रो हमने ऐसे जो है कंप्लीट कर दिया, अच्छी बात है। अगला क्लास जो है आपके पास 5 से लेकर 10 है, इसका भी रो जो है हमने यहां पे कंप्लीट कर दिया। तीसरा क्लास आपके पास 10 से लेकर क्या है 15 है, इसका भी रो हमने ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है भैया। अगला है आपके पास 15 से लेकर 20, इसके भी रो को हमने ऐसे क्लोज कर दिया। कहीं कोई परेशानी नहीं, थोड़ा सा रो टेढ़ा हो गया, सही कर दे क्या, चलिए सही कर देते हैं, इसको हमने अब जो है सीधा कर दिया। और लास्ट रो में बात करोगे आपके पास क्या है 20 से लेकर 25, इसके बाद तो आपको बात भी नहीं करनी है। चलिए, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, काम पड़ेगा। क्लास मार्क निकालते हैं, तो 0 + 5 जैसा कि आप जानते हैं 5 होगा, और 5 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 2.5, तो यहां पे आपको 2.5 मिल गया। अगर 5 + 10 करोगे 15 होगा, 2 से डिवाइड करोगे आपको 7.5 मिल जाएगा। यहां पे 15 + 10 आपको 25 मिलेगा, 2 से डिवाइड करोगे आपको 12.5 मिल जाएगा। सिमिलरली 15 + 20 होगा 25, उसको 2 से नहीं 35 को 2 से डिवाइड करोगे आपको 17.5 यहां पे मिलेगा। और फाइनली 20 + 25 होता है 45, उसको 2 से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 22.5। इस तरीके से आपने क्लास मार्क कंप्लीट कर लिया। इसी क्लास मार्क के कॉलम में आपको एक को चूज करना पड़ेगा, अज्यूम्ड मीन, और वो बीच वाली वैल्यू होती है, 2 वैल्यू ऊपर 2 वैल्यू नीचे, यानी कि जो 12.5 है ये एक्चुअली आपका अज्यूम्ड मीन है। अब डिविएशंस आपको निकालना आता है xi - a, तो अगर मैं पहली क्लास के लिए निकालूं या पहली रो के लिए निकालूं, तो पहला रो के लिए जो डिविएशन होगा वो होगा क्लास मार्क यानी कि 2.5, उसमें से मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा मेरे अज्यूम्ड मीन को यानी कि 12.5 को। तो इसको सॉल्व करूंगा तो डिविएशन मुझे यहां पे मिल जाएगा -10। किसका, -10, तो मैं यहां पे रख दूंगा -10। अब बाकी डिविएशंस के लिए आप इतना परेशान मत हो, जो भी आपका क्लास साइज है, अगर मैं क्लास साइज की बात करूं
तो क्लास साइज एक्चुअली आपके पास 5 है। कैसे निकाला? किसी भी क्लास को चूज करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, आपको 5 मिल जाएगा। इस 5 को आप ऐड करते जाइए, तो -10 में 5 ऐड करोगे आपको यहां पे -5 मिलेगा, इसमें 5 ऐड कर दोगे आपको 0 मिलेगा, इसमें 5 ऐड कर दोगे आपको 5 मिलेगा, और इसमें 5 ऐड कर दोगे आपको फाइनली मिल जाएगा प्लस का 10। इस तरीके से आपने डिविएशन का कॉलम कर लिया कंप्लीट। फाइनली आप फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन है, दैट इज 8, यहां पे है 7, यहां पे है 10, और यहां पे है आपके पास 13, और फाइनली आपके पास है 12। अब आप जानते हैं कि डिविएशन और फ्रीक्वेंसीज को हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी -10 इंटू 8 आपको मिल जाएगा माइनस का 80, -5 इंटू 7 आपको मिल जाएगा माइनस का 35, फाइनली 0 इंटू 10 आपको यहां पे मिल जाएगा 0, एंड 5 इंटू 13 आपको मिलेगा कितना? 13 5 से कितना होता है भैया? 65 होता है क्या? 12 5 से 60 होता है, तो 65 तो होगा, यहां पे आपको 65 मिल गया, एंड फाइनली 12 10s यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट 120। अब आप जानते हैं कि हमें मीन निकालना है अज्यूम्ड मीन मेथड से, तो उसके लिए क्या तरीका है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि भैया जो मीन होता है अज्यूम्ड मीन मेथड से, वो होता है अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन, किसका समेशन? fi इंटू di का समेशन, और उसको डिवाइड कर दो समेशन ऑफ किससे? fi से। तो बात खत्म। आपको इस कॉलम को करना है ऐड। अब इस कॉलम को ऐड करते वक्त आप कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि पहले -80 और -30 को ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? ये हो जाएगा आपके पास -115। आई थिंक दैट इज राइट, नॉट एन इशू। यहां पे 65 और 120 को ऐड कर लो, तो आपको मिल जाएगा 185। तो यहां पे दोनों चीजें आपको मिल चुकी है, जीरो का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। इन दोनों को आप ऐड करोगे फर्दर, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 185 में से बेसिकली आप 115 को घटाओगे, तो 85, 100 तो कैंसिल हो ही गया, 85 में से 15 जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहां पे 70। कितना मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा यहां पे 70। कहीं पे कोई भी एरर शायद नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, सही है। तो हमारा ये जो 70 आया है, ये एक्चुअली कौन है? ये एक्चुअली आपका समेशन ऑफ fi इंटू डी है। सिमिलरली आपको फ्रीक्वेंसीज का भी समेशन निकालना पड़ेगा, तो यहां पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो हमारे पास है 8 + 7 15, 15 + 10 कितना मिल जाएगा? देखो 8 + 7 15, 15 + 10 आपको मिल जाएगा 25, 25 + 13 आपको मिलेगा आई थिंक 25 + 3 28, 38, 38 + 12 डेफिनेटली आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 50। तो बस बात खत्म। आपका जो समेशन ऑफ fi है वो आपके पास 50 है, या आपने निकाल दिया समेशन किसका? फ्रीक्वेंसीज का। बस अब मीन के लिए हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। चलिए इस पन्ने पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। तो मीन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया? मीन के लिए मैंने बताया कि भैया अज्यूम्ड मीन में आपको ऐड करना है किसको? fi इंटू डी को, और डिवाइड कर देना है किससे? समेशन ऑफ fi से। तो अज्यूम्ड मीन आपने कितना लिया था? देखो यहां पे 12.5 लिया था, तो यहां पे आप 12.5 को प्लेस कर देंगे। फ्रीक्वेंसीज fi इंटू डी का समेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, कितना है? 70 है, तो यहां पे हमने 70 रख दिया, और समेशन ऑफ fi ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 50 है, तो यहां पे हमने रख दिया 50। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास तो 12 पॉइंट है ही, कहीं कोई इशू नहीं है। 70/5 में 0 और 0 को कैंसिल कर दिया, 7 को आपको 5 से डिवाइड करना है। तो 7 को 5 से जब डिवाइड करोगे, आई थिंक यू विल गेट 1.4। कितना मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा 1.4। डिवाइड करके आप चेक कर लेना, कहीं कोई इशू नहीं होगा। इनको ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 13.9। कितना मिल जाएगा? 13.9, यानी कि जो आपका मीन है वो कैलकुलेट होके आ चुका है। मीन कितना आ चुका है? 13.9 आ चुका है। और किस मेथड की मदद से आया है? तो अज्यूम्ड मीन मेथड की मदद से आया है। कहीं पे कोई समस्या जो है नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहां पे ये क्वेश्चन भी होता है खत्म, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। तो 9th क्वेश्चन के हमने दोनों ही पार्ट्स को, यानी कि इंटरनल चॉइसेस में ए और बी जो पार्ट है, उन दोनों को ही हमने यहां पे खत्म कर लिया। अब फाइनली आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th पे। तो क्वेश्चन नंबर 10th जो है, पहले पढ़ते हैं इसको। हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल आर रिकॉर्डेड एंड फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड। भैया क्लास 10th में 50 बच्चे थे, उनके हाइट को ऐसे रिकॉर्ड कर लिया गया है। ऊपर वाला जो रो है वो हाइट इन सेंटीमीटर है, नीचे वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि फ्रीक्वेंसीज हैं। आपको मीडियन हाइट निकालनी है इस पर्टिकुलर डेटा से। अब मीडियन के लिए भी आप जानते हैं कि आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। मीडियन वाला
टेबल। चलिए पहले मीडियन वाले टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहां पे जगह नहीं है इसलिए दूसरे पेज पे आ जाता हूं, यहां पे मैं मीडियन वाला टेबल कंस्ट्रक्ट करूंगा। मीडियन वाले टेबल में जो सबसे पहली चीज होती है आप जानते ही होंगे क्या होती थी, वो होती थी हमारे पास क्लास। तो ये हमने क्लास लिख लिया। जो अगली कॉलम होती थी वो होती थी हमारी फ्रीक्वेंसी की, तो यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। और जो लास्ट कॉलम आपके पास होता था वो होता था आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि मैं सिर्फ CF लिख के काम चला रहा हूं, बाकी एब्रिविएशंस तो आपको याद होने ही चाहिए। तो क्लासेस की बात करूं तो पहला क्लास है 130 से 135, लास्ट में है 160। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये है 130 से लेकर 135, अगला हो जाएगा 135 से लेकर 140, इसका अगला हो जाएगा 140 से लेकर 145, इसका अगला हो जाएगा 145 से लेकर 150, फाइनली आपके पास हो जाएगा 150 से 155, देन आपके पास हो जाएगा 155 से 160, और लास्ट क्लास जो है वो है 160 से लेकर 165। आई थिंक जो हमारे डेटा है हमने सही लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना। यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, अरे कोई ज्यादा लिख दिया क्या, अरे एक क्लास जो है हमने ज्यादा लिख दिया। 160 तक हमें खत्म करना था और मैं जो है 165 तक लेके चला गया। कोई बात नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं, हमने उसको मिटा दिया। फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे आप 4 11 12, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये है 4, ये है 11, ये है आपके पास 12, फाइनली कौन है, फाइनली है आपके पास 7 10 6, तो ये भी लिख देते हैं, ये है 7, ये है 10 और ये है कितना, ये है आपके पास 6। अब जो है यहाँ पे हम इन रोज को बना देते हैं, अब आसान रहेगा रोज को ऐसे बनाना। भैया अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आप तरीका जानते हैं कैसे। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो 4 ही होगी, 4 में 11 ऐड करोगे आपको 15 मिलेगा, 15 में 12 ऐड करोगे आपको 27 मिलेगा, 27 में 7 ऐड करोगे आपको 34 मिलेगा, इसमें 10 ऐड करोगे आपको 44 मिलेगा, इसमें 6 ऐड करोगे आपको 50 यहां पे मिल जाएगा। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि कैपिटल N होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपके पास 50 है। बढ़िया, यहां पे हमने कैपिटल N की वैल्यू जो है देख ली, वो हमारे पास है 50। अब हम यहां पे रुकते नहीं हैं, हम N को 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 50 को हम 2 से डिवाइड करके आंसर निकाल लेंगे 25। ये जो 25 है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमें उस क्लास को ढूंढना है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 से जस्ट बड़ी है। यानी कि आपको उस क्लास को ढूंढना है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 से जस्ट बड़ी है, तो वो है आपके पास ये वाली क्लास। अगर मैं यहां पे दूसरे कलर से आपको दिखा दूं तो ये वाली वो क्लास है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 से जस्ट बड़ी है। बात खत्म। तो यहां पे जो हमारा मीडियन क्लास है वो आ चुका है। भैया ये हमारा मीडियन क्लास हो गया, तो यहां पे हम लिख लेंगे कि हमारा मीडियन क्लास जो है, कौन सा क्लास, हमारा जो मीडियन क्लास है वो कितना है, वो हमारे पास है 140 से लेकर कहां तक, वो है हमारे पास 145 तक। बहुत बढ़िया। अब मीडियन क्लास हमारे पास मिल गया, यानी कि हम मीडियन क्लास की लोअर लिमिट देख सकते हैं, वो है 140। हम इसका साइज भी देख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 145 माइनस 140 आपको मिल जाएगा 5। बहुत बढ़िया। अब कुछ और चीजें होती हैं जो आपको लेनी पड़ेगी। एक होती है फ्रीक्वेंसी f। f का मतलब होता है आपके मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो 12 है आपके मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यहां पे हो जाएगी। एक और चीज होती है वो कहलाती है CF। CF का मतलब होता है आपके मीडियन क्लास से पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास से पिछली वाली क्लास कौन है, 135 से 140 है। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है। यानी कि यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप क्या यूज करोगे, 15 यूज करोगे। तो अब जो है हम मीडियन को फटाफट निकाल देते हैं। भैया मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है हमारे पास स्मॉल l, ब्रैकेट में ऊपर है आपके पास n/2, इसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को करना है सब्सट्रैक्ट, फ्रीक्वेंसी से करना है डिवाइड और क्लास साइज से करना है मल्टीप्लाई। चलिए, तो स्मॉल l आपके पास कितना है, वो आपके पास 140 है, तो यहां पे हम 140 रख देंगे। n/2 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, 25 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 है, यानी कि -15। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 12, तो यानी कि डिवाइडेड बाय 12, और विड्थ या फिर साइज ऑफ क्लास आपके पास है 5, हमने यहां पे रख दिया 5। बढ़िया। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 140। आप यहां पे जानते हैं
हैं 25 में से आपको 15 को घटाना पड़ेगा, आपको ऊपर मिल जाएगा 10, नीचे आपके पास ऑलरेडी है 12 और यहां पे 5 से करना है आपको मल्टीप्लाई। चलिए इन सारी चीजों को ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कुछ चीजें कैंसिल कर सकते हैं हम यहां पे, जैसे कि 2 6 12, 2 5 आपके पास हो जाएगा 10, तो यहां पे आपके पास मिल जाएगा 140 तो है ही, यहां पे 5 इंटू 5 आपको मिल जाएगा 25 को आप यहां पे 6 से कर सकते हैं डिवाइड। चलिए अगले पन्ने पे आ जाते हैं हम, तो अगला पन्ना है हमारे पास ये, तो क्या है हमारे पास मीडियन, तो अभी तक जो हमारे पास मीडियन आया है वो आया है 140 में भैया आपको ऐड करना है 25/6, तो 25 को अब 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। चलिए तो ये 6 है आपके पास बाहर, 25 है आपके पास अंदर, 6 4 आपके पास होता है 24, तो 25 माइनस 24 होता है 1, यहां पे आपने पॉइंट लगा दिया तो 0 आ गया, 6 1 होता है आपके पास 6, 10 माइनस 6 आपके पास होता है 4, वापस से आपने यहां पे 0 लगा दिया, 6 6 होता है आपके पास 36, यहां पे वापस आ गया 4, फिर से 40 और फिर 6 6 आपके पास 36 आ गया। 3 प्लेसेस के बाद हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा आपके पास 140, यहां पे 25 को जब आपने 6 से डिवाइड किया तो बना 4.166, मैं आपको राउंड ऑफ करना सिखा चुका हूं, ये बन जाएगा 140, ये बन जाएगा 4.17, ऐड कर दोगे ये बन जाएगा 144.17, यानी कि जो मीडियन वैल्यू है आपके हाइट की वो है आपके पास 144.17। यूनिट क्या लगाएंगे भैया, हाइट है तो सेंटीमीटर, हमने सेंटीमीटर लगा दिया और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट कर लिया, हमने मीडियन जो है यहाँ पे निकाल लिया। और जैसे ही क्वेश्चन 10 खत्म होता है हमारा सेक्शन बी भी खत्म होता है और बारी आ जाती है किसकी, सेक्शन नंबर सी। और ये रहा आपके सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, और आप जानते हैं कि सेक्शन सी का हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। 11, 12, 13 और 14 ये 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं सेक्शन सी में, और ये है वो क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इन फिगर 4 PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको PQ कॉर्ड का लेंथ दिया गया है 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। द टैंजेंट्स एट P एंड Q मीट एट अ पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। यहाँ पे जो टैंजेंट बना है वो यहाँ पे मिलता है T पे, यहाँ पे Q पॉइंट पे जो टैंजेंट मिला है वो भी T पे मिलता है, तो आपको TP या फिर लेंथ ऑफ टैंजेंट जो है फाइंड करनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो। सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं इस फिगर में ही डायग्राम बनाऊं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वो लाइन है जो कि आपको सर्कल के सेंटर को और उस पॉइंट टी को जोड़ती है। ये वो कॉर्ड है जो कि ये रही आपके पास 8 सेंटीमीटर की। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर आप ध्यान से देखोगे और अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आप जानते हैं कि ये कॉर्ड और ये वाली जो लाइन होती है आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और अगर ये सेंटर से परपेंडिकुलर है तो आपके कॉर्ड भी 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएंगे। ये टोटल कॉर्ड कितने लेंथ का था, ये टोटल कॉर्ड आपके पास 8 सेंटीमीटर का था। अगर ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट आपको गिवन भी है R, तो ये टोटल कॉर्ड 8 सेंटीमीटर का था, बट क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया सेंटर से तो ये ऊपर 4 बनेगा और नीचे भी क्या बन जाएगा, नीचे 4 बन जाएगा। यहां पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है OPR, ट्रायंगल का नाम है OPR। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, यहां पे बनाता हूं मैं ट्रायंगल को, ये है आपके पास सेंटर O, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है आपके पास R, इसमें PR आपके पास 4 है सेंटीमीटर है, OP आपके पास 5 सेंटीमीटर है। अगर इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि आप क्या लगाएंगे, आप बोलेंगे कि OP का होल स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपके PR का होल स्क्वायर प्लस OR का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सी चीज है। OP आपके पास 5 है तो ये 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, PR आपके पास 4 है तो ये 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, OR आपको निकालना है तो ये OR का होल स्क्वायर बन गया। 5 का होल स्क्वायर होता है 25, 4 का होल स्क्वायर होता है 16, ये बन गया आपके पास OR का होल स्क्वायर। 16 को इस तरफ ले आओ तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, यहां पे इस साइड आपके पास OR का होल स्क्वायर है, 25 माइनस 16 आपके पास 9 होता है, तो 9 इज इक्वल्स टू OR का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो OR की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपने OR, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, इसका लेंथ
निकाल लिया कितना 3 सेंटीमीटर। बढ़िया, अच्छी बात है भैया कि इस ट्रायंगल में आपने ये 3 सेंटीमीटर निकाल लिया। अब इसका फायदा क्या होगा सर ये बताओ, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, यहां पे एक और ट्रायंगल बन रहा है, इसमें कुछ चीजें मैं हटा देता हूं जो आपकी जरूरत की नहीं है। जैसे कि एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, ट्रायंगल का नाम है TPR। क्या है ट्रायंगल का नाम? TPR। देखो हमने अभी इस तरफ 90 बनाया था, इसका मतलब इस तरफ भी क्या होगा 90 होगा, ये ऑब्वियस है। हमको लेंथ ऑफ TP निकालना है, तो जो चीज हमको निकालनी है ऐसा करते हैं उस चीज को हम x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। एक और चीज, अगर इस ट्रायंगल को अपन कंस्ट्रक्ट कर ही ले, कहां पे कंस्ट्रक्ट करें? चलो यहां पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ट्रायंगल का नाम है, यहां पे आपको देखना चाहिए P है, आपके पास R है और यहां पे T है। ये बना है कितना? ये बना है आपके पास 90 डिग्री। ये डिस्टेंस कितना है? ये x है। और PR आप जानते हैं कॉर्ड बाइसेक्ट हुआ था बराबर हिस्सों में, तो 4 और 4 यानी कि ये था आपके पास 4। तो ये जो TR है इसकी लेंथ हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। भैया हम जानते हैं कि जब हम TR का होल स्क्वायर करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे PR का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा x का होल स्क्वायर। अब देखो TR का होल स्क्वायर, तो TR का होल स्क्वायर रहने दो, PR की जगह हमने रख दिया 4 का होल स्क्वायर, ये हो चुका है x का होल स्क्वायर। यहां पे ये तो TR का होल स्क्वायर हो गया, 4 होल स्क्वायर आपके पास होता है 16, या आपके पास x स्क्वायर हो गया। 16 को LHS से आप RHS में भेज दो, यानी TR होल स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां पे निकाल ली। कितनी निकाल ली? x स्क्वायर माइनस 16। और यहीं पे मैंने TR की वैल्यू भी निकाल ली, जो कि निकल चुकी है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16। तो किसकी वैल्यू निकाल ली हमने? TR की वैल्यू निकाल ली अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16। तो सुनिएगा, आपके पास TR आ चुका है कितना? अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16। अभी आपने OR ऑलरेडी निकाल चुका है। अब ध्यान से देखो जरा यहां पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दो। यहां पे अगर इस ट्रायंगल में देखोगे तो OT डिस्टेंस है। OT डिस्टेंस आप सभी को दिख रही होगी क्लियरली। OT डिस्टेंस जो है इसमें यहां से यहां तक कौन है? TR है, अच्छी बात है। और यहां से यहां तक कौन है? OR है। तो अगर मैं इस OT डिस्टेंस की बात करूं तो OT मुझे कब मिलेगा? जब मैं OR में ऐड कर दूंगा किसको? जब मैं OR में ऐड कर दूंगा TR को। तो ऐसा करते हैं, OR आपके सामने है 3, तो OR की जगह हमने यहां पे डाल दिया 3, और TR है आपके पास अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16। इन दोनों को हमने कर दिया ऐड, तो हमारे पास आ चुका है OT। कौन आ चुका है हमारे पास? हमारे पास आ चुका है OT। क्या करेंगे इसका सर? बताएंगे। एक और चीज, आपके पास OT आ चुकी है। ये जो PR है, ये डिस्टेंस आप ऑलरेडी जानते हैं कि 4 है, और इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है। OP कितना है? सर्कल का रेडियस यानी कि 5, और TP हमने कितना लिया था? हमने x लिया था। एक और चीज, यहां पे ये जो है 90 है, और एक और चीज, जब आप सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हैं तो ये भी कितना बनेगा? ये भी तो 90 बनेगा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है OTP, इस ट्रायंगल को हम अगले पेज पे बनाते हैं। आ जाइए, चलिए इस ट्रायंगल को हम अगले पेज पे बनाते हैं। क्या है हमारे पास ट्रायंगल? कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है ना? बढ़िया। ये है आपके पास O, और क्या क्या चीजें हैं? यहां पे T है, अच्छी बात है, यहां पे T है, यहां पे आपके पास P है। सबसे बेसिक चीज ये कितना है? ये आपके पास 90 डिग्री है। OP और रेडियस कितना है? रेडियस आपके पास 5 था ना यार, चेक कर लेते हैं। हाँ, रेडियस तो 5 था, आपके पास 5 है। टीपी को हमने x कंसीडर किया है, और ओटी को अभी फ्रेश ताजा निकाला है। कितना आया है? 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो हम यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, और भी तरीके हैं, पर जो तरीका मुझे पसंद है, एक और चीज छूट गई है ट्रायंगल में, एक और चीज छूट गई, PR छूट गई। अरे यार, तो PR भी बना दो, या आपने PR बना दिया। ये कितना है? ये आपके पास 90 है, एंड PR आपको 4 है। यहां पे मैं ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा दो अलग अलग मेथड से, ध्यान से देखिएगा। तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलूंगा मैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे निकालोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल? जल्दी से यहां पे देखो, सबसे बेसिक जो यहां पे यूज कर सकते हैं, देखो ये एक राइट ट्रायंगल है, तो हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर आपके पास TP ले लो, तो परपेंडिकुलर x हो गया, बेस आपके पास 5 हो गया। एक ये तरीका है, और एक और तरीका है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर बेस देखोगे तो ये है बेस OT कितना है? देखो ये है आपके पास 3 प्लस अंडर रूट में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस किसका? माइनस 16 का। और हाइट कितनी है? देखिए इसके लिए हाइट, अरे सर गायब भी कर दिया आपने, लो आ गया। हाइट कितनी है आपके लिए? हाइट है आपके पास 4, तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया। हाफ को हमने हाफ से कैंसिल कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। 5 इंटू एक्स आप जानते हैं कि 5x बना देगा। RHS की बात करोगे, 4 को
आगे लिख लो और अंदर क्या है 3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। बड़ी अच्छी बात है। चलिए अब ऐसा करते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5x, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 आपके पास मिल जाएगा 12, यहां पे 4 को मल्टीप्लाई करोगे मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 12 है इसको RHS से LHS में ले आइए तो ये हो जाएगा 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। बड़ी अच्छी बात है। ये जो चीज है इसका जो है हम क्या करेंगे उसके लिए अगले पन्ने पे आ जाते हैं। तो क्या है 5x माइनस 12 इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्या है हमारे पास? हमारे पास है 5x माइनस 12 इक्वल 4 टाइम्स ऑफ, अंदर क्या है यार, अंदर था एक्स स्क्वायर माइनस 16। ऐसा करो दोनों तरफ आप होल स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 5x माइनस 12 का होल स्क्वायर, जबकि इस तरफ हो जाएगा, आप जानते हैं दोनों चीजों का होल स्क्वायर, 4 का भी होल स्क्वायर होगा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 का भी होल स्क्वायर होगा। अब यहां पे 5x माइनस 12 के होल स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं पहले a का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2, a कितना है, a है 5x, b कितना है आपके पास 12 है। RHS पे फोकस करोगे तो 4 का होल स्क्वायर 16 बनेगा और ये देखो ये तो अंडर रूट और होल स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। अच्छी बात है। इधर 5x का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा 25, 12 का, अरे सर 25 थोड़ी, 25x स्क्वायर, x भी है ना, तो 25x स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर आपको मिल जाएगा 144। यहां पे 12 5 60, 62 120, तो ये मिल जाएगा माइनस 120x, जबकि इस तरफ 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16x स्क्वायर माइनस 16 इंटू 16 माइनस तो होगा, ये आपको 16 का होल स्क्वायर यानी कि 256 दे देगा। अब क्या करिए, जितनी भी चीजें RHS में है उसको LHS में ले आइए, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर। ये देखो ये माइनस 120x है, इसको तो रहने दो, यहां पे प्लस का 144 है, 256 को इस तरफ लाओगे तो प्लस का 256 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 25 माइनस 16 आप जानते हैं ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 120x, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। 144 में 256 जोड़ोगे आपको ये मिल जाएगा 400 और बराबर कितना है, बराबर है 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो दोनों में से कोई सा लगा दीजिए। कौन सा लगाना आप पसंद करेंगे तो उसके लिए अगले पन्ने पे आते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 4, इसको अगले पेज पे हम लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन थी? इक्वेशन थी हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 120x और क्या था, प्लस 400 बराबर 0। देखिए मैं फटाफट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा, ये है 9x स्क्वायर माइनस 120x को हम लिख सकते हैं माइनस 60x माइनस 60x, इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 400 बराबर 0। कुछ चीजें कॉमन लेनी पड़ेगी, जैसे पहले दो टर्म्स में से आप 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 20, यहां से आप माइनस 20 को कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा x नहीं 3x माइनस 20। अब ये चीज तो आप कर ही सकते हैं भैया, 10th पूरी पढ़ी है, कॉमन लिया है। यहाँ पे 3x माइनस 20 है, 3x माइनस 20 है, दोनों जगह से 3x माइनस 20 को आप कॉमन ले लीजिए। हमने दोनों जगह से 3x माइनस 20 को कॉमन ले लिया, तो आप देख सकते हो ये बन चुका है कुछ ऐसा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये जो चीज है अंदर आपके पास 3x माइनस 20, इसको 0 के बराबर रख सकते हो, तो 3x की जो वैल्यू है वो हो चुकी है 20, तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपके पास कितनी, 20/3, यूनिट क्या लगाओगे, सेंटीमीटर, खत्म। तो आपको टीपी निकालनी थी, टीपी आपने x लिया था, तो x की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली, 20/3 निकाल ली। अगर आपने इतना काम किया है तो आपका आंसर पूरी तरीके से सही है, आपको इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 होता है खत्म, और बारी किसकी आती है, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि आप जानते हैं, तो हम फटाफट दोनों ही पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट्स में डिवाइडेड है मतलब इंटरनल चॉइस है, एक आप कर सकते हैं या फिर दूसरा कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ 2-digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24 इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।
आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है और उसके प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या है 24 है, तो हम क्या बोलेंगे भैया जो भी ओरिजिनल नंबर है, ध्यान से देखिएगा, जो आपके पास ओरिजिनल नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर के यूनिट डिजिट को आप ए ले लीजिए। किसको ए ले लीजिए? यूनिट डिजिट को आप ले लीजिए ए, बहुत अच्छी बात है। और टेंस डिजिट को आप ले लीजिए बी। तो यूनिट डिजिट को हमने ए ले लिया, टेंस डिजिट को हमने बी ले लिया, सिंपल सी चीज है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है, दोनों का प्रोडक्ट 24 है। अच्छा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा? एक और बात भैया, टेंस डिजिट यूनिट डिजिट ले लिया तो ओरिजिनल नंबर भी तो हम निकाल सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास हो जाएगा 10b प्लस ए। ऐसा कैसे मालूम हमें? तो हमने बहुत पहले सीखा था कि टेंस डिजिट बी है, यूनिट डिजिट ए है, तो 10b प्लस ए हो जाएगा। एक और चीज, यहां पे दोनों का प्रोडक्ट 24 है, यानी कि हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइडेड बाय b बराबर 24। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट चीज जो आपको दी गई है, जब आपके ओरिजिनल नंबर में से 18 को किया जाता है सब्सट्रैक्ट, तो डिजिट्स हो जाती हैं इंटरचेंज। यानी कि जब आप ओरिजिनल नंबर में से यानी कि 10b प्लस a में से कितना सब्सट्रैक्ट करते हैं? 18 सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो डिजिट्स इंटरचेंज कर जाती हैं। यानी कि यूनिट डिजिट टेंस डिजिट बन जाता है, टेंस डिजिट यूनिट डिजिट बन जाता है, तो नंबर भी तो बदल जाएगा। पहले 10b प्लस a था, तो अब क्या हो जाएगा? 10a प्लस b हो जाएगा। अरे सिंपल बात है भैया, डिजिट्स ने इंटरचेंज किया प्लेसेस, तो नंबर भी बदल गया। अब सुनना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें हम, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10b प्लस a माइनस 18 इज इक्वल टू 10a प्लस b। सिंपल सी बात है। यहां पे क्या करो, ऐसा करो ना, आप माइनस 18 को उस तरफ भेज दो, बाकी सारी चीजों को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास 10b माइनस b, और ये हो जाएगा प्लस a माइनस 10a, माइनस 18 उस तरफ गया तो प्लस का 18। 10b माइनस b होता है 9b, a माइनस 10a आपके पास होगा माइनस का 9a बराबर 18। देखो 9 से हर जगह से कैंसिल कर सकते हो, तो b माइनस a की वैल्यू आपके पास हो चुकी है 2। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी a प्लस 2। अरे बात ही खत्म हो गई अब तो। कैसे? तो सुनिएगा, हमने देखा है कि b की वैल्यू a प्लस 2 है, और वहां पे a इंटू b हमारे पास कितना है? हमारे पास है 24। तो यहां पे देखिए भैया, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है a प्लस 2, और ये क्या है आपके पास? ये है 24। सिंपल सी बात है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a, 24 को इस तरफ ले आओ तो माइनस 24 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एज यूजुअल, तो ये a स्क्वायर हो गया। 2a को हम लिख देंगे क्या? हम लिख देंगे इसको 6a माइनस 4a माइनस 24 इक्वल 0। इन दोनों में से a को कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा a प्लस 6। यहां से हम माइनस 4 को कॉमन निकाल लेंगे, ये बन जाएगा a प्लस 6 बराबर 0। यहां दोनों से अब a प्लस 6 को आप कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा a माइनस 4 बराबर 0। हमारे पास दो चॉइसेस हैं, पहला कि a प्लस 6 को 0 के बराबर रख सकते हैं, a माइनस 4 को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस 6 हो जाएगी, a की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 हो जाएगी। तो a की वैल्यू आपने दोनों जगह निकाल ली, माइनस 6 और 4। भैया a डिजिट है, तो डिजिट कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, यानी कि a की वैल्यू जो है आपके पास 4 होगी। अरे b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि b क्या है? a प्लस 2 है, तो यहाँ पे a प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। तो आपके पास टेंस डिजिट 6 है, नहीं यूनिट्स डिजिट जो है 4 है, और टेंस डिजिट b यानी कि 6 है। तो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर हो गया वो क्या हो गया? वो आपके पास 64 हो गया। ऑब्वियस सी बात है, 64 में से अगर 18 घटाओगे तो आई थिंक आपको 46 मिलेगा, यानी कि डिजिट्स ने अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लिए, आपको अपना ओरिजिनल नंबर मिल गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको 4 नंबर के लिए। तो इसी का इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन करते हैं, यानी कि बी कर लेते हैं। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। आपके पास दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। तो ऐसा कर लेते हैं, एक नंबर को x ले लेते हैं, एक नंबर को y ले लेते हैं, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि x जो है y से बड़ा है। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जब आपने करा तो आपको मिल चुका है ये 180। क्वेश्चन में गिवन है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। अरे जो आपके पास छोटा नंबर कौन है? देखो y है, तो छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है बड़े नंबर के, यानी कि बड़ा नंबर क्या है? x है, तो 8 टाइम्स बड़ा नंबर यानी कि 8x। यानी कि देखो यहां पे y स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? 8x रख सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। ये है आपके पास x स्क्वायर माइनस 8x, 180 को इस तरफ ले आओ तो माइनस 180 बराबर 0। वापस से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 2 का x माइनस
180 बराबर 0। इन दोनों जगहों में से x को हम निकाल लेंगे कॉमन, ये बन जाएगा x माइनस 10। इन दोनों जगहों में से आप कहीं गड़बड़ तो नहीं कर गए हैं हम, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर गए हम। देखो माइनस 10x, अरे सर गड़बड़ कर दिया आपने, गलत मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो आप। चलो कोई बात नहीं, इधर सुधार लेंगे। ये आपके पास x स्क्वायर हो गया। बेसिकली आपको माइनस 8x को दो हिस्सों में बांटना है, जिससे आपका आंसर जो है मल्टीप्लाई करने पे 180 मिले। तो मुझे समझ आ गया, एक होगा माइनस 18x और दूसरा होगा प्लस 10x। अब समझ आ गया ना, अब गड़बड़ मैंने नहीं की। यहां से पहले दोनों जगह से x को कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा x माइनस 18। इन दोनों जगहों से आप 10 को कॉमन निकाल लो, ये बन जाएगा अगेन x माइनस 18 बराबर 0। दोनों जगहों से आप x माइनस 18 को कॉमन निकाल लीजिए और यहां पे बन जाएगा, ये देखो यहां पे x बचा, या आपके पास प्लस 10 बचा, बराबर कितना, बराबर 0। दो चॉइसेस हैं आपके पास, पहली आप x माइनस 18 को 0 के बराबर रख सकते हैं, दूसरी x प्लस 10 को 0 के बराबर रख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आपको 18 मिल जाएगी, इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आपको माइनस 10 मिल जाएगी। यानी कि x की वैल्यू आपने निकाल ली 18 और माइनस 10। बहुत बढ़िया, x की वैल्यू निकाल ली। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जरा, y स्क्वायर क्या था, 8x था। इधर देखिएगा भैया, y स्क्वायर क्या था, 8x था। हमने x की तो दो दो वैल्यू निकाली है, एक बार 18 एक बार माइनस 10, तो एक एक बार दोनों यूज कर लेते हैं। पहली बार हम प्लस 18 यूज कर लेते हैं, तो 8 इंटू 18 हो जाएगा। ये आगे बढ़ाओगे इसको तो 18 8 कितना होता है, 18 8 कितना होता है, आई थिंक 144 होता है जितना मुझे याद है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 18 10 इज 180 एंड आई थिंक राइट, इट्स राइट, नॉट एन इशू, सही है। तो y की वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 144 आएगा। तो y की वैल्यू यहां पे आपको मिल जाएगी प्लस माइनस 16। क्या मिल जाएगी आपको y की वैल्यू, प्लस माइनस 16। जानते हो ना, आप अंडर रूट लेते हो तो प्लस माइनस 16 तो लेते ही हो। जबकि यहां पे सॉल्व करोगे आप तो y स्क्वायर बराबर, देखो 8 तो है बट x की वैल्यू कितनी है, माइनस 10। तो इसको सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 80 मिल गई। और कभी भी किसी भी नंबर का होल स्क्वायर करोगे नेगेटिव आंसर तो नहीं आएगा, यानी कि यहां पे फर्दर आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो हमने देखा कि हमारे x की एक ही वैल्यू सफिशिएंट है, x की वैल्यू हमारे पास 18 है, बट y की दो दो वैल्यूज आ रही है। y की एक बार वैल्यू आ रही है 16, तो एक होगा x इक्वल्स टू 18 और y इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 16। एक और होगा x इक्वल्स टू 18 और y की वैल्यू क्या होगी, माइनस 16। तो अगर ये दोनों आंसर्स आपकी कॉपी में लिखे गए हैं तभी जाके आपको नंबर मिलने वाले हैं। ये दोनों सेट ऑफ आंसर्स आपके पास होने चाहिए। पहला x होगा 18, दूसरा होगा 16, या फिर वो हो सकता है 18 और माइनस 16। इसके अलावा और कुछ आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 12 का भी सेकेंड पार्ट जो इंटरनल चॉइस था उसको खत्म कर दिया, 12 का है ना। तो अब बारी किसकी है, बारी है 13। और आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये रहा आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन। फटाफट हम केस को पढ़ लेते हैं। केस कहता है काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। सही बात है भैया, पतंग उत्सव जो महोत्सव होता है हर जगह मनता है। इन इंडिया एवरी ईयर 14th जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल काइट डे। ओके, ऑन दिस डे मेनी पीपल विजिट इंडिया एंड पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल बाय फ्लाइंग वेरियस काइंड ऑफ काइट्स। द पिक्चर गिवन बिलो अबव shows three kites flying together। तीन काइट्स यहां पे फ्लाई कर रहे हैं। कौन कौन से काइट्स फ्लाई कर रहे हैं, देखो एक ये, एक दूसरा, एक तीसरा। बड़ा ब्लर पिक्चर है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पे एक और डायग्राम आपको दिया गया है। आगे है इन फिगर 5, कौन सा फिगर बच्चों, ये वाला फिगर 5। इसमें आगे बढ़ते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट। भैया यहां पे दो काइट आपको उड़ाए गए हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी को दोनों को काइट बोला गया है। फ्रॉम द क्या लिखा है यार ये, हाँ, हैंड्स ऑफ अ मैन पॉइंट सी आर फाउंड टू बी 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बेसिकली इस डायग्राम में देखोगे सी पॉइंट से पहले काइट का एंगल एलिवेशन 30 है, दूसरे काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास 60 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको टेकिंग एडी इक्वल टू 50 मीटर एंड बी इज इक्वल टू 60 मीटर। तो यहां पे देखोगे तो एडी आपको 50 मीटर बोला गया है, बीई आपको 60 मीटर बोला गया है। ठीक है, देख लिया हमने डायग्राम में। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड। तो आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब आपको ये जो पहले काइट का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है AC वो निकालना है, और दूसरे काइट का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि है BC ये आपको निकालना है। ठीक है, इसके आगे बोला गया है द डिस्टेंस D बिटवीन द टू काइट्स। और ये जो दोनों काइट्स के बीच में दूरी है आपको ये निकालनी है। ईमानदारी से बताऊं तो आपको दोनों काइट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, पर और भी कुछ गिवन है क्या, नहीं, और भी कुछ गिवन नहीं है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो ये डिस्टेंस
आपको निकालनी है। हाँ, एक चीज और जो क्वेश्चन में हम बाद में देखेंगे, अभी फटाफट हम क्या करते हैं, पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर पार्ट 1 आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे बेसिक चीज जो मुझे यहां पे दिख रही है, अगर इन सारी चीजों को अपन हटा ले तो मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल का नाम है ADC। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल ADC की। अच्छा, उससे भी पहले एक और छोटी बात, सुनो सुनो सुनो, बात करेंगे उससे भी पहले एक और छोटी बात, ध्यान से देखिए। यहां पे आप देख सकते हो ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, टोटल सम कितना 90। तो ये जो बीच का बचा एंगल कितना होगा, ये भी आपके पास 90 होगा। ये इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर डायग्राम क्लियर होता तो वहां पे ऑलरेडी 90 बना है, पर फिर भी नहीं बना है, हम निकाल तो सकते ही हैं। तो ये दिमाग में इंफॉर्मेशन फिट कर लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस ट्रायंगल की जो मैंने यहां पे हाईलाइट किया था, ADC वाले ट्रायंगल की। इसको हमने यहां पे ऐसे बना लिया। ये है आपके पास A, ये है आपके पास D, ये है आपके पास C। AD जो है वो आपके पास है 50 मीटर, यहां पे ये एंगल आपके पास है 30 डिग्री। यहां पे AC आपको नहीं मालूम, इनफैक्ट आपको AC निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। भैया काइट वो कैसे उड़ाएगा, यहां पे अपने हाथ से ऐसे ही तो काइट उड़ाएगा, यानी AC ही तो स्ट्रिंग का लेंथ होगा। तो आपको AC निकालना है। यहां पे देखोगे तो ये रेफरेंस एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। सिंपल सी बात है भैया, हमको लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, जो कि होता है sin 30 डिग्री। तो हम यहां पे लिख देंगे हमारा sin 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। परपेंडिकुलर है हमारे पास 50, हाइपोटेनियस है हमारे पास AC। तो इसको अगर हमने किया सॉल्व तो AC की वैल्यू आ जाएगी 50 × 2, यानी कि कितना 100 मीटर। तो हमने यहां पे क्या निकाल लिया, हमने यहां पे AC निकाल लिया, जो कि कितना है, जो कि हमारे पास 100 मीटर है। अब सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट लगा के हमें इस ट्रायंगल में बात करनी है। कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है आपके पास BEC। चलिए इसकी बात हम यहां पे कर लेते हैं। तो किस ट्रायंगल की बात चल रही है, बात चल रही है ट्रायंगल BEC की। अगर BEC वाले ट्रायंगल की बात करोगे, B है, E है, C है, जल्दी लिखते हैं। ये B है, E है और C है। ये B हो गया, या आपके पास E हो गया, या आपके पास C हो गया। इसमें कुछ बातें देख लो। ये एंगल 60 है, तो यहां पे हमने कितना एंगल रख दिया, 60 डिग्री। ये हाइट आपको गिवन है, आई थिंक कितना गिवन है, 60 मीटर्स। ओके, ये 60 मीटर्स हो गया। अगेन आपको ये BC लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। एक बार देख लो, ये 60 मीटर ही है ना, कुछ और तो नहीं है, नहीं 60 मीटर है। देखिए ये आपका रेफरेंस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो आप जानते हैं आपको हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, यानी कि अगेन आपके पास sin 60 डिग्री के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज sin 60 डिग्री इज एक्चुअली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर आपके पास है 60, हाइपोटेनियस आपके पास है BC। इसको सॉल्व करोगे तो BC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय √3। 60 इंटू 2 एक्चुअली होता है आपके पास 120, तो ये बन गया 120 अपॉन √3। √3 का मल्टीप्लाई आप नीचे करिए, √3 का मल्टीप्लाई आप ऊपर करिए, तो ये बन जाएगा 120 √3। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये बन जाएगा 120 √3। √3 इंटू √3 होता है 3, 3 से कैंसिल कर दो, ये बन जाएगा आपके पास 40 √3। यानी कि अगर डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं तो ये जो लेंथ है ये कितनी बन चुकी है, ये बन चुकी है 40 √3 मीटर। अब आती है दूसरी बात, हमको काइट के बीच की दूरियां निकालनी, यानी कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, उसके हटाओ, इसको हटाओ, हमको निकालनी है काइट की बीच की दूरी, जो कि एक्चुअली कौन है, जो कि एक्चुअली है AB। तो हमको निकालना है AB। कैसे निकालेंगे AB, तो सुनिए, इस ट्रायंगल को पहले हम बनाते हैं अगले पन्ने पे। तो अगर आप बात करेंगे इस ट्रायंगल की ACB, चलो पहले नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल का, क्या है नाम, ACB। ध्यान से देखो इस ट्रायंगल की बातें, A है, C है, B है, तो ऐसा करो ना, बना लो, A है, C है और B है। अच्छी बात है, या आपके पास A है, या आपके पास C है, या आपके पास B है। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये बीच का एंगल कितना है, 90 है, और AC लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है। कितनी कैलकुलेट कर ली है, वो हमने कैलकुलेट की है 100 मीटर, तो ये है आपके पास 100 मीटर। हमने BC लेंथ भी कैलकुलेट कर ली है, वो है आपके पास 40 √3 मीटर। यहां पे हम रख देंगे 40 √3 मीटर। हमको ये AB लेंथ निकालनी है, तो AB लेंथ निकालने के लिए आप जानते हैं, मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए, इसको बेस ले लीजिए, तो आपके पास क्या हो गया, बेसिकली हाइपोटेनियस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम आप यहां पे फटाफट लगा सकते हैं। तो अगर आप AC का होल स्क्वायर करोगे किसमें, या फिर इसको ऐसे ना लिख के ऐसा लिख दो, आप AB का होल स्क्वायर करोगे तो किसके बराबर मिलेगा, ये आपके AC के होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर के बराबर मिलेगा। अब आप जानते हैं AC कितना है, AC आपके
सामने दिया गया है कितना है 100, तो यहां पे आपने 100 का होल स्क्वायर कर दिया। BC आपके पास कितना गिवन है 40√3, तो आपने 40√3 का होल स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 100 का होल स्क्वायर आपके पास होता है 10,000, 40√3, 40 का होल स्क्वायर होगा 1600 और √3 का होल स्क्वायर होगा 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे फर्दर, तो AB होल स्क्वायर हो गया, ये तो आपके पास 10,000 हो गया, या आपके पास 4800 हो गया। इनको ऐड कर लो तो AB होल स्क्वायर मालूम है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14800, 14,800। चलिए इसके आगे बढ़ाते हैं, तो AB आपके पास कितना आ गया, AB आ गया अंडर रूट ले लेंगे, मतलब 14800। जैसा कि आप जानते हैं यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 148, ये 00 को पहले इंटू 100 लिख लो, 100 को बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 148। अब चलिए अब इस अंडर रूट 148 को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक 4 से काम बन जाएगा, 4 3 12 और 20 37, सही है ये, 4 3 120, 7 4 28, इट्स परफेक्टली राइट। 4 बाहर आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 2 मल्टीप्लाइडेड बाई अंडर रूट 37। 10 इंटू 2 जैसा कि आप जानते हैं ये होता है आपके पास 20 इंटू अंडर रूट 37। यूनिट क्या लगाओगे आप, यूनिट लगा दोगे मीटर, बात खत्म। अगर चाहो तो अंडर रूट 37 की वैल्यू निकालो, यहां पे पुट करो, 20 से मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो। इतना भी रह दोगे तो ठीक है, पर मेरा सजेशन रहता है आप इसको सॉल्व करिए। अब अंडर रूट 37 को कैसे सॉल्व करोगे, तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है। वैसे अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा मेरे हिसाब से वो आ जाएगा 120 मीटर के आसपास। अप्रोक्सीमेट जो आंसर आना चाहिए AB, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन काइट्स, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, 120 मीटर के आसपास आना चाहिए। तो अगर आप ये 120 मीटर भी अप्रोक्सीमेटली लिख के आते हैं, बहुत बड़ी बात है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा सर आपने कैसे गेस कर लिया 120 मीटर होगा, तो देखो बच्चों आपके पास एक्चुअली अंडर रूट 37 है और इससे एक कम जो होता है अंडर रूट 36, उसका आंसर कितना होता है 6। तो मैंने सोचा यार 37 के करीब है 36, तो उसको सॉल्व करूंगा 6 ही मिलेगा, 26 होता है 120 मीटर। तो अगर आप 120 भी लिख के आते हैं फिर भी आपको नंबर मिलेंगे। अगर अंडर रूट 37 का आपने स्क्वायर रूट निकाल के मल्टीप्लाई करा फिर भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये लिखने पे क्या पूरे नंबर मिलेंगे, हो सकता है कि न भी दे टीचर, डिपेंड करता है उसके मूड पे। फिलहाल यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चलिए तो केस ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया खत्म, और इसके बाद बारी किसकी है, बारी है आपके क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन। अरे सर सवाल तो दिखाओ, ये रहा सवाल, माफ करो भाई। तो यहां पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ सर्कस इज अ कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स हु पुट ऑन शोज ऑफ acrobats, clowns, etc. to entertain people, started around 250 years back in open fields, now generally performed in tent. Basically tent दिख गया, आप समझ गए ऊपर कौन है नीचे सिलेंडर है। तो क्या पूछेंगे वो, देखिए The tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. तो जैसा कि आप जानते हैं नीचे कौन है भैया, नीचे टेंट के है सिलेंडर और ऊपर कौन है, ऊपर है आपके पास कोनिकल टॉप। बढ़िया। If the height and diameter of the cylindrical part are 9 मीटर and 30 मीटर respectively, जो आपके पास सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट है, वो हाइट मालूम है कितना है, वो हाइट आपको गिवन है 9 मीटर। अच्छी बात है। आपको इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर है आपके पास 30 मीटर, ठीक है भैया। एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 8 मीटर। ओके, तो ये जो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट है, तो कोनिकल पार्ट का हाइट कितना गिवन है बच्चों, यहां पे गिवन है आपको 8 मीटर, हमने यहां पे लिख दिया 8 मीटर, ठीक है भैया, ये भी चल जाएगा। विद सेम डायमीटर एज दैट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और इसका जो कोन का जो बेस है उसका डायमीटर कितना है, जो सिलेंडर का डायमीटर है उतना ही है। द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कैनवास का एरिया लगेगा। सेकंड पार्ट को बाद में पढ़ेंगे, बाद में सोचेंगे। सुनिए, अगर आप कैनवास की एरिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भैया आपको चाहिए कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ऐसा क्वेश्चन इतनी बार कर चुके हैं हम एनसीईआरटी में कि अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं चाहता आपको देना, क्योंकि आप जानते हैं जहां पे कोन और जहां पे आपका सिलेंडर मिलेगा वो सरफेस में कुछ भी नहीं लगा रहेगा, तो उसको हटा दो। और ये जो टेंट गड़ेगा ये जमीन पे गड़ेगा, यानी कि बेस भी नहीं होगा। तो टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे आपके कैनवास का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम
हम क्या लिख देंगे भैया, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाए किसका, कोन का, और हमें कहीं से मिल जाए कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, तो हम बात को रफा दफा कर देंगे, आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अभी इसको लिख के रख लो, बाद में अपन इस पे बात कर लेंगे। फिलहाल कोन की बात करते हैं और सिलेंडर की बात करते हैं। चलिए पहले सिलेंडर की बात कर लेते हैं। अगर बात आप सिलेंडर की करेंगे तो सिलेंडर में डायमीटर 30 मीटर है, यानी कि रेडियस आप कह सकते हैं होगा आपके पास 15 मीटर। सिमिलरली आपके पास जो कोन है उसका भी रेडियस तो उतना ही है ना, कितना, 15 मीटर। तो कोन का भी रेडियस स्मॉल आर से दिखा के 15 मीटर हम रख सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा सिलेंडर के हाइट की, सिलेंडर की किसकी, हाइट की, तो सिलेंडर के हाइट को आप स्मॉल h से अगर दिखा दो तो वो आपके पास कितना गिवन है, वो आपके पास 9 मीटर है। पर बात आती है कि कोन के लिए आपको चाहिए होती है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट तो हमें निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए अगले पन्ने पे आते हैं। तो कोन को सिर्फ बनाता हूं, बाकी चीजों को मैं यहां पे नहीं बनाऊंगा। तो कोन का रेडियस अभी अभी मैंने देखा कि 15 मीटर है, और कोन का हाइट अगर आपको याद है तो 8 मीटर है। तो आप जानते हो स्लैंट हाइट को हम स्मॉल l बोलते हैं, और स्लैंट हाइट एक्चुअली क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ क्या, आपका कोन, और हाइट ऑफ कोन। अच्छा, कोन का हाइट भी है, तो कोन के हाइट को ऐसा करो कैपिटल H से दिखा दो। कोन के हाइट को किससे दिखा दो बच्चों, कैपिटल H से दिखा दो। तो यहां पे आप इस लिख सकते हैं कैपिटल H आपका 8 है, तो r स्क्वायर प्लस कैपिटल H का होल स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो r स्क्वायर यानी कि आपके पास 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाइट यानी कि 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 15 का होल स्क्वायर आपके पास होता है 225, 8 का होल स्क्वायर होता है आपके पास 64। इनको ऐड करोगे ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट 289। 289 का अंडर रूट आपको मिल जाएगा 17, यानी कि स्लैंट लेंथ जो है आपके पास आ चुकी है 17 मीटर। चलिए अब कैनवास के एरिया की बात कर लेते हैं। तो कैनवास का जो एरिया होगा, किसका, कैनवास का जो एरिया होगा, क्या बोला था मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया। आप कोन में जोड़ दीजिए किसको भैया, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया जोड़ दीजिए आप सिलेंडर का। जल्दी हम वैल्यूज यहां पे फटाफट पुट कर लेते हैं। तो कोन के लिए क्या होगा, पाई आर एल, तो पाई है, रेडियस आर है, स्लैंट लेंथ एल है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर, और हाइट को हमने किससे दिखाया था, स्मॉल h से। चलिए कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, जी हां, पाई आर को कॉमन निकाल सकते हैं, हमने निकाल लिया। अंदर बच गया l प्लस 2r, बहुत बढ़िया। अरे सर 2r भी तो बाहर आ गया, r मतलब बाहर आ गया, अंदर बच गया 2h। ठीक है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं दी गई थी क्या, नहीं, कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं दी गई थी। तो आप जानते हैं ना दी जाए तो 22/7 यूज करना है। रेडियस आपके पास है 15, स्लैंट लेंथ तो गिवन था भैया, कितना, नहीं निकाला है हमने 17, और हाइट ऑफ, ये हाइट सिलेंडर का है, तो सिलेंडर का हाइट मैं बता चुका हूं 9 है, तो ये 2 × 9 आपके पास हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो 22/7 × 15 अंदर है 17, 2 9 आपके पास है 18। सॉल्व करोगे इसको तो ये बनेगा 22/7 मल्टीप्लाइडेड बाय 15, 17 प्लस 18 आपके पास हो जाएगा 35। 7 1 7, 7 5 35। आपके पास क्या चीजें मिल गई, आपके पास है 22 मल्टीप्लाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाइडेड बाय 5। इधर देखो 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 × 15 हो जाएगा, और 110 को 15 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना ये बनेगा ऐसा 165। अच्छा, तो ये बन जाएगा 1650। तो ये है आपका एरिया ऑफ कैनवास जो आपको चाहिए 1650 मीटर स्क्वायर। कहीं पे भी कोई गलती नहीं है। सवाल यहां पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि अगला पोर्शन आ जाता है कॉस्ट ऑफ कैनवास बॉट फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ 200 पर स्क्वायर मीटर इफ 30 स्क्वायर मीटर कैनवास वाज वेस्टेड ड्यूरिंग स्टिचिंग। तो ये तो भैया वो कैनवास का एरिया है जो कि रिक्वायर्ड है, पर उसने क्या बोला कि थोड़ा बहुत वेस्ट भी हो गया, थोड़ा बहुत क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और कितना वेस्ट हुआ, 30 स्क्वायर मीटर। हमने कितना यूज किया है अभी टेंट बनाने के लिए 1650, वेस्ट कितना हुआ 30। तो टोटल कैनवास कितना आया भैया, मैं बोल रहा हूं टोटल कैनवास कितना आया, तो 1650 आपके पास वेस्ट हो गया, सॉरी यूज हुआ, 30 आपके पास वेस्ट हो गया, ऐड कर दो ये बन जाएगा 1680 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर गिवन है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है कितना, ₹200। तो अगर आपको निकालना है टोटल कॉस्ट, तो आप जानते हैं कि आपके पास कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल कैनवास यानी कि 1680 से। सॉल्व करोगे आप इसको, देखो 3 0 तो यहीं से हमको दिख गए, 168 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 8 16 का 6, 1 चला गया ऊपर, 2 6 12, 2 8 16 का 6, 1 चला गया ऊपर, 2 6 12 + 1 13 का 3, 1 गया ऊपर, 2
2 1 2 + 1 3, तो आपके पास इतना आंसर बनना चाहिए 336,000, यानी कि आंसर बन चुका है 3,36,000 रुपीज। तो इतना खर्चा होगा आपको कैनवास को बनाने में। खत्म कहानी। और इसी के साथ ये जो सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया था इस वाले सेट का, उसको मैंने यहां पे खत्म कर दिया। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है, कहीं पे कोई भी समस्या, थोड़ी सी भी समस्या नहीं है। अब आप जानते हैं कि ये सारी चीजें कहां पे मिली है भैया, मैग्नेट ब्रेन्स पे मिली है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन है 100% फ्री, यानी कि पढ़ने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। बस आपको हमें सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, इन वीडियोस को शेयर करके, जिससे फ्री एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और हम जो है एजुकेशन को ऐसे ही फ्री में पढ़ाते चले। सो थैंक यू सो मच कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, आपको पता चला होगा कि क्या गलत क्या सही करके आप एग्जाम में आए। सो टेक केयर, टाटा, बाय बाय।